8 से 10 महीने का एक विंडो होता है जहाँ पे मैसिव मनी प्रिंटिंग होती है। 2020-21 में भी हुई थी। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, रियल एस्टेट उस टाइम पे सबसे ऊपर गया होगा हर एक टाइम पे। दैट्स हाउ मार्केट वर्क्स। और अब आप अज्यूम करो कि 2025 में ऑफ कोर्स होगी 29 जनवरी को इन माय ओपिनियन। अगर 29 जनवरी को नहीं हुआ तो आई एम डैम श्योर कि मार्च महीने में जो एफओएमसी की मीटिंग है नेक्स्ट, वहाँ पे तो 100% होगा। मैंने इसके एक रैशनल बनाया है कि या तो भाई पहले 8 महीने इन्वेस्ट कर लेना 2025 के, या फिर पहला दूसरा महीना छोड़ के बाकी के 8 महीने कर लेना। इस टाइम पे सबसे बड़ा पैसा बन सकता है। और अगर 2025 प्रेडिक्शंस की बात करें तो कौन से टोकन्स हैं जिस पे नजर डालनी चाहिए? बिटकॉइन मुझे लगता है $150,000 टच करेगा 2025 में। इथेरियम आई थिंक $8,000 to $10,000 के बीच में रहेगा। बट इंडिया इतना बिहाइंड द कर्व क्यों है? एज अ ह्यूमन बिहेवियर हमें प्रॉफिट करने से ज्यादा लॉस ना करना पसंद है। क्रिप्टो में 1 लाख को 1 करोड़ बनाना 100%। 1 लाख से करोड़ छोड़ो, 1 लाख से लोगों ने 10-10 करोड़ बनाए हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रम्प भी बहुत ज्यादा क्रिप्टो सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रम्प बढ़िया बंदा है। ट्रम्प एक ऐसा प्रेसिडेंट है जो कि यूएसए के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए बेस्ट प्रेसिडेंट है। सबसे बड़ा इस बार की बुल मार्केट का रीजन होगा डोनाल्ड ट्रम्प। पब्लिकली आके सबको बोलता है बाय द बिटकॉइन। हेलो जीत शाह, वेलकम टू मेंस लॉकर रूम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखो, जैसे अब पुराना साल खत्म, नए साल में आ गए हैं, तो मुझे सबसे पहले आप ये वाली एक चीज़ बताओ कि 2025 में यंग इंडियंस जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनका नज़रिया क्या होना चाहिए टुवर्ड्स क्रिप्टो? सो क्रिप्टो एक 4 साल का साइकिल होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ट्रेडिशनल मार्केट है स्टॉक मार्केट से, तो उसमें आप हर एक साल में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता है और वो हर साल धीरे धीरे कंपाउंड होता है। क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो में 3 साल ऐसा पीरियड होता है जो आपका एक धीरे धीरे मार्केट चलती है। सो इसको 4 साल को हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होता है बेयर मार्केट। 1 साल पूरी मार्केट गिरती है। नेक्स्ट फेज़ होता है हमारा एक्यूमुलेशन फेज़, जहाँ पे जो भी टोकन्स होते हैं वो धीरे 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 आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, एक रेंज में घूमते हैं। फिर आता है धीरे धीरे एक बुल मार्केट, और आखिरी चालू होता है यूफोरिक मार्केट। सो 2025 यूफोरिक मार्केट है। ओके। यहाँ पे आपको नेक्स्ट 1 साल के अंदर किसी भी क्रिप्टो के टोकन्स की या फिर कॉइन्स की प्राइस 10x, 20x, 50x, इवन 100x दिखेगी 1 साल के अंदर अंदर। तो दिस इज़ द ईयर जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न बन सकता है 4 सालों की अगर बात करें तो मैं ऐसा मानता हूँ कि क्रिप्टो में जब भी इन्वेस्टमेंट आपको करना हो ना, तो बेस्ट टाइम टू एंटर इज़ लास्ट पार्ट ऑफ द बुल रन, यानी कि यूफोरिक मार्केट। पहले ऐसा 2021 में था, 2025 में होगा, 2029 में होगा। तो इस तरह से वर्क करता है। और इसका एक रीज़न है, वो है आपका हॉल्विंग साइकिल। सो ये क्या होता है, जैसे बिटकॉइन बना जो सतोशी नाकामोटो ने इन्वेंट किया, तो इसने इसकी प्राइस बढ़ाने के लिए एक बहुत ही मस्त चीज़ करी थी। उसने क्या किया कि हर 4 साल में माइनर्स के रिवॉर्ड को हाफ कर दिया। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सो जैसे बिटकॉइन एक क्या है, ये एक डिसेंट्रलाइज ट्रांजेक्शन करने का तरीका है। ऐसा मान लो मैं आपको लेट्स सपोज 100 बिटकॉइंस भेज रहा हूँ, तो मैं आपको जो टोकन्स भेज रहा हूँ आपको 100 में से मिलेंगे 99.98 और 99। बाकी का जो 0.1% होता है वो माइनर्स को मिलता है। ये माइनर्स वो लोग हैं जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं बेसिकली। सो ये जो रिवॉर्ड माइनर्स को मिलता है, तो माइनर्स क्या करते हैं, उसको मार्केट में बेच देते हैं। बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड। अब कोई बेचेगा तो भाव नीचे जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, हर 4 साल में वो रिवॉर्ड आधा कर दिया। अब तुम्हारे पास टोकन ही आधा है, तुम आधे ही बेच पाओगे। इसीलिए क्योंकि सप्लाई शॉक हो जाता है तो डिमांड बढ़ती है और मार्केट का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है। सो दिस इज़ द ईयर जहाँ पे सबसे मेन रिटर्न्स बन सकते हैं क्रिप्टो मार्केट्स में। तो आप ये समझाओ हमें कि 2025 में क्या क्रिप्टो को इग्नोर कर सकते हैं? इस साल में तो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अगर आप 26 की बात करो तो आई कैन से आप 1 साल दूर रहो इस मार्केट से। क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, या फिर कोई भी मार्केट में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है कहीं ना कहीं। स्टॉक मार्केट की अगर बात करो तो 20% आसपास मार्केट अगर पंप हुई तो एक दिन में आपकी सर्किट लग जाती है, अपर सर्किट। क्रिप्टो में ऐसा कुछ नहीं है। सो आपने अगर 2021 का बुल रन किसी ने देखा हो, सो गूगल, फेसबुक, इवन टॉप 10 की सारी कंपनीज में से लगभग हर एक कंपनी क्रिप्टो में कुछ ना कुछ कर रही थी। मैं दुबई में रहता हूँ, तो वहाँ पे लाइक लिटरली आई कैन बाई कार्स, मैं घर बाई कर सकता हूँ वहाँ पे क्रिप्टो से। सो जब भी ऐसा मार्केट यूफोरिक जाता है ना, तो इवन हर एक गवर्नमेंट इसका फ़ायदा उठाना चाहती है। सब गवर्नमेंट को बेसिकली ये चाहिए कि हम एटलीस्ट थोड़ी चीज़ें इससे निकालें। तो जो मैं मान रहा हूँ, इंडिया में भी इवन गवर्नमेंट अनाउंस करेंगे कुछ टाइम के अंदर अंदर, एक आने भी वाला है कि आप क्रिप्टो से 5 साल के अंदर इंडिया में कोई भी चीज़ बाई कर सकते हो, जैसे आप यूपीआई से भी बाई करते हो। सो 2026
मैं आप बोलो तो इग्नोर कर सकते हो क्रिप्टो को, बट 5 इज़ द ईयर जहाँ पे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और पता है मैं क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि अभी ना जैसे दो किस्म के इंसान में बटी हुई है अभी दुनिया। एक जो क्रिप्टो में बिलीव करते हैं और दूसरे जिनको लगता है कि क्रिप्टो सिर्फ या तो फोमो की वजह से इन्वेस्ट कर लिया या फिर इसे Scam है। इन्वेस्ट कर लिया कि बिकॉज इट लुक्स कूल, Correct. स्पेशली द यंगर जनरेशन, Perfect. राइट। बहुत सारे लोग अभी भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट टूल्स के टुवर्ड ज़्यादा वेयर करते हैं। तो ऐसे में क्रिप्टो को जितने लोग नजरअंदाज कर सकते थे अब तक तो उन्होंने कर लिया, Correct. बट डू यू थिंक कि इट इज बाउंड टू कम इनटू द मेन स्ट्रीम? सो जब भी कोई मार्केट नई बनती है ना, स्टार्टिंग में कुछ रिस्क टेकर्स होते हैं जो हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इवन आप स्टॉक मार्केट की बात करो, रियल एस्टेट की बात करो, तो मुझे याद है कि हम जब स्टोरियाँ सुनते थे पुराने ज़माने के राजा महाराजाओं की, तो पहले ताम्रपत्र में अपने को रियल एस्टेट बेचा जाता था कि आप ये बाई कर सकते हो, ज़मीनें वगैरह। तो उस टाइम पे क्या होता है, कुछ लोगों को लगता है भाई ये चीज़ सही है, तो स्टार्टिंग में जो लोग होते हैं जो नई मेंटालिटी रखते हैं, न्यू जनरेशन होती है, वो यूजुअली इनको बाई करती है। इवन स्टॉक मार्केट में आप देखो तो मैं लाइक लोगों को पूछता हूँ, लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट बेटर है क्रिप्टो से। मैं कहता हूँ आप मुझे एक ऐसा पर्सन बताओ जो 2010 के बाद स्टॉक मार्केट में आया हो और पिछले 15 साल में अरबपति बना हो, बिलियनर बना हो। कोई भी नहीं है, राइट। जितने भी दिख रहे हैं आपको सारे 1992 1993 हर्षद मेहता टाइम से है, उस टाइम वाले हैं। रीज़न ये होता है जब भी मार्केट कोई मैच्योर नहीं होती ना, दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको पैसा बनेगा। मैच्योर मार्केट में पैसा नहीं बन सकता। एंड जब भी मार्केट नहीं आएगी तो हर एक गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट होगी, लोग आपके अगेंस्ट होंगे। इवन अब देखोगे तो यहाँ पे लोग ऐसे होते हैं ना जो मेढक होता है, बरसाती मेंढक, उसकी तरह कूदते रहते हैं। वॉरेन बफेट साफ साफ बोलते हैं कि क्रिप्टो बकवास है, मिराज है। मिराज। बट आप आज जाके उनका 2021 का स्टेटमेंट पढ़ना, वॉरेन बफेट ने कंपनी में इन्वेस्ट किया था जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रही है। उसने इनडायरेक्टली इन्वेस्ट किया था क्योंकि वो पब्लिकली आके नहीं कर सकता, राइट। सो हर एक पर्सन अपना पैसा कमाना चाहता है, लेकिन पब्लिक के सामने वो कुछ और ही चीज़ रखता है। मेरा एक दोस्त है, वो बिजनेस कोई और करता है। अब पब्लिकली वो किसी को बोल नहीं सकता कि मैं क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि वरना उसके बिजनेस पे इम्पैक्ट होगा। तो वो मुझे क्या कहता है कि मैं पब्लिकली नहीं आऊँगा, तू जैसे बताएगा हम अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर देंगे, हम हमारा रिस्क दिख लेंगे। तो इवन जो आपको अभी ये भी लोग दिख रहे हैं ना जो पब्लिकली इन्वेस्ट नहीं करते क्रिप्टो में, वो भी बैकेंड में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर ही रहे हैं। तो आप ऐसे कुछ इंडियंस को जानते हो, स्पेशली पॉपुलर इंडियंस, जिन लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं एक्टिवली? काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। इवन में अभी का मेरा एक किस्सा है, मैं नाम नहीं बोलूँगा, पर एक चाय वाला बहुत फेमस हुआ था बीच में। उस पर्सन ने अभी किसी का स्कैम कर दिया 20 लाख का क्रिप्टो में। Oh, damn. अभी की बात कर रहा हूँ मैं, 1 वीक पहले की। क्रिप्टो में ऐसा सीन है कि सबसे मेन उसमें ना यूएसडीटी का प्रॉब्लम है, जो इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है। अब क्या क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन्स को आप है ना डायरेक्टली लीगलाइज नहीं कर सकते, किसी एक्सचेंज से होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मान लो आज मेरे पास काला धन है 10,000 करोड़ रुपए का, मुझे अगर वो कहीं बाहर की कंट्री से इंडिया में भेजना है, मेरे पास कौन से ऑप्शन अवेलेबल है? या तो मैं कैश लेके आऊँगा, अब कैश तो इतना सारा मैं लेके नहीं आ सकता। तो एक बहुत आसान तरीका है, पेन ड्राइव में सिंपल यूएसडीटी या फिर कोई क्रिप्टो लेके आ जाओ और आप यहाँ पे आके लोगों को बांट सकते हो, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। सो पिछले कई सालों से चल रहा है। पहले चल रहा था डायमंड से, आज भी सबको पता होगा कि सूरत से, मैं भी गुजरात से हूँ तो सूरत से ट्रेन जाती है जहाँ पे डायमंड से लोग चीज़ें भेजते हैं, हवाला होता है। अब ये चीज़ें धीरे धीरे, क्योंकि डायमंड भी एक फिजिकल गुड्स है, तो वहाँ पे क्या होता है, फिजिकल चीज़ों में खोने के चांस होते हैं, टूटने के चांस होते हैं। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, डिजिटल आपको सारे फॉर्मेट में होता है। तो आज ये बिटकॉइन से होता है, क्रिप्टो से होता है, यूएसडीटी से होता है। मेरा भी एक है ना, एक कमिश्नर से बात हुआ था, तो मुझे कहते हैं कि मैंने उनको बताया कि मेरा ना मैं लोगों को क्रिप्टो सिखाता हूँ, आई टीच पीपल हाउ टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, स्ट्रेटजीज बताता हूँ। तो उन्होंने बोला क्रिप्टो सब स्कैम होता है। मैंने कहा मैं क्रिप्टो सिखाता हूँ, मेरा कोई क्रिप्टो का खुद का प्रोजेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं है। तो वो कहते हैं क्रिप्टो मतलब स्कैम उनका ये बहुत ही क्लियर था। तो फिर मेरे लॉयर ने उनको बताया कि ऐसा ऐसा सारी चीज़ें, फिर उनको समझ आया कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे तो सारी चीज़ें ऐसी ही चल रही है। और इंडिया में अगर मैं आपको बताऊँ, जितनी भी बैटिंग साइट्स चल रही है, जितनी भी आपको इलीगल चीज़ें दिख रही है जो कि पब्लिक के उस पर तो इलीगल नहीं है, जैसे आप जुआ खेलना इलीगल है, बट आप क्रिकेट पे टीम तो बना ही लेते हो, वो तो इलीगल नहीं है। सो वो सारी चीज़ें मोस्टली उसका काम क्रिप्टो से ही होता है, यूएसडीटी से ही होता है। बैक एंड पे क्रिप्टो से चल रहा होता है, हर चीज़ क्रिप्टो से चलती है ये। और ये पुलिस को भी पता है, गवर्नमेंट्स को भी पता है ये चीज़, बट वही है कि इसको रोकेंगे कैसे? ट्रैक तो आपके पास है नहीं, तो एंड ऑफ द डे इसको थोड़ा कम किया जा सकता है, बट रोका नहीं जा सकता। ठीक है, अगर लेमैन को समझाना हो आपने फटाफट कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, कि इसका मॉडल क्या है, तो आप इफ यू हैव टू एक्सप्लेन इट। सो क्रिप्टो का जन्म कैसे हुआ, बिटकॉइन किस तरह से बना, उसको समझते हैं। सो ऐसा माना जाता है कि 2008 में जब लेमन ब्रदर का क्राइसिस हुआ था, तो सतोशी नाकामोटो करके एक पर्सन है,
उसने ऐसा सोचा होगा कि यार सबसे बड़ा किसी भी वर्ल्ड में एक प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी। जैसे आज आप और मैं यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे लोग बैठे हैं, ठीक है, आज भी इंडिया की गवर्नमेंट मनी प्रिंट कर रही है। सो मैं बीच में एक डेटा पढ़ रहा था 2020, 21, 22 3 साल में इंडियन गवर्नमेंट ने इतना पैसा प्रिंट किया, एवरी सिंगल डे लगभग हज़ार करोड़ रुपए प्रिंट होते हैं पर डे ऑन एन एवरेज, राइट। अब इतना पैसा प्रिंट होता है, सोचिए आज मेरे पास 100 रुपये है, इसकी वैल्यू क्यों है? क्योंकि बहुत कम लोगों के पास पैसा है, अब प्रिंट होते रहते हैं पैसे। तो उसको ये चीज़ 2008 में समझिए, जब हम, आई थिंक आइडिया भी नहीं होगा ऐसा कोई, कि अगर आपकी एक करेंसी है कोई भी तो डेड गेम है, क्योंकि उसकी सप्लाई हमेशा अनलिमिटेड होती है, राइट। कितना भी गवर्नमेंट प्रिंट कर सकती है। तो उसने उस टाइम पे एक ऐसी चीज़ निकाली कि यार ट्रांजैक्शन करने के लिए कुछ ऐसा डिसेंट्रलाइज होना चाहिए जिस पे कोई भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी ना हो, कोई भी पर्सन की अथॉरिटी ना हो, एंड जिसकी सप्लाई लिमिटेड हो। सप्लाई लिमिटेड है तभी प्राइस बढ़ेगी। ऐसा पहली बार किसी ने चीज़ें सोचा, और ये उसने टेक्नोलॉजी यूज़ की, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आज मुझे अगर आपका फेक आधार कार्ड बनाना है, मैं भी बना सकता हूँ। बनाना मत यार। 15 मिनट लगते हैं, राइट। सो ये क्यों होता है? क्योंकि जितने भी इंडिया में रिसोर्सेज चीज़ें हैं वो सारी की सारी डिलीट कर सकते हैं हम, एडिट कर सकते हैं। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे आप कोई भी चीज़ एडिट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। मतलब मैंने बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी जीत के, तो वो ठप्पा लग गया, अब वो कोड को चेंज आप नहीं कर सकते। तो मैं ना इवन बहुत लोगों को कहता हूँ कि अगर ब्लॉकचेन का इस्तेमाल आपने ले लिया ना इंडिया में, तो जितने भी आपको छोटे छोटे क्राइम्स दिखते हैं ना, पासपोर्ट नकली बनाना, आधार कार्ड नकली बनना और ये चीज़ें, वो सारी खत्म हो जाएगी। और ऐसे नहीं लोगों ने इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं किया। दुबई में पूरा रियल एस्टेट ब्लॉकचेन पे है, पूरा रियल एस्टेट मार्केट, और बूम कर रहा है दुबई में, बूम कर रहा है ज़बरदस्त तरीके से, राइट। सो इस तरह से बेसिकली बिटकॉइन की स्टार्टिंग हुई। अब लोगों ने बिटकॉइन को समझना चालू किया 2009, 10, 11, 12 में। स्टार्टिंग में कोई भी टेक्नोलॉजी हमेशा क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं, उनको मज़ा आता है टेक्नोलॉजी यूज़ करने में। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि अगर इंडिया के जितने क्रिमिनल्स हैं ना, उनको अगर सत्ता दी जाए ना, तो इंडिया को टेक्नोलॉजी में इतना आगे ले आएंगे, क्योंकि वो जो यूज़ करता है उसका कोई नहीं कर सकता। फिर धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, इसको आप सेट करके छोड़ दो, बाई करके छोड़ दो। फिर चीज़ें आगे बढ़ी कि ये टेक्नोलॉजी का यूज़ हम आगे कैसे कर सकते हैं। तो आज मान लो आप गूगल यूज़ करते हो, मैं गूगल यूज़ करता हूँ। अब अभी सर्च करो, लोग सर्च करें कि आईफोन मुझे बाई करना है, आपको 5 मिनट के अंदर ऐड दिखेगी, ठीक है। सो मैंने एक व्हाट्सएप के CEO का एक डेटा पढ़ रहा था, उसने बोला कि जो भी आप व्हाट्सएप पे किसी को वीडियो मैसेज भेजते हो वो सारा एनक्रिप्ट होता है। यानी कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको कोई फोटो भेज रही है, वहाँ पे फेसबुक का एम्प्लॉय हंस रहा है कि ये क्या भेज रही है, राइट। सो ये सारा डेटा उन वो लोग स्टोर करते हैं। एंड ऑफ द डे आपका डेटा आपकी परमिशन के बिना आपको ऐड दिखाने के लिए यूज़ होता है, बेचा जा रहा है वही। सो ये चीज़ लोगों ने समझी कि यार हमारे डेटा पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसको मैं डिसेंट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है। सो उसके लिए उन्होंने पहले समझा कि बिटकॉइन पे तो डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी बना नहीं सकते, क्योंकि वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। तब विटालिक करके एक पर्सन था, उसने इथेरियम बनाया जो कि इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है। अब इथेरियम का क्या सीन है कि उस पर आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बना सकते हो। अब ये क्या होता है, जैसे आज गूगल है, ठीक है, हम गूगल का ही सेम टू सेम वर्जन उन्होंने बनाया, ब्रेव ब्राउज़र। आप आज ब्रेव ब्राउज़र यूज़ करो, आपको ऐड नहीं देखनी, आपको ऐड नहीं दिखेगी। आप अगर ऐड देखते हो उसका पैसा आपको मिलता है। सो ऐसा है कि आपको ऐड दिख रहे हो तो आपको उसका वो फंड करेंगे। सो यहाँ से एक चालू हुई टेक्नोलॉजी का यूज़ होना, Web3 जिसको हम बोलते हैं, क्रिप्टो का। और फिर इस पर बहुत सारी एप्लीकेशंस बनी कि बेसिकली जितनी भी बड़ी मोनोपोलीज है उन सबको इन्होंने ट्राई किया कि हम डिसेंट्रलाइज करें, जिसकी वजह से लोगों के पास लोगों का पैसा रहे। तो जैसे इंडिया जब बना तो लोकशाही का एक वो होता है ना कि लोगों के थ्रू, लोगों से बनाया हुआ एक शासन, वैसे क्रिप्टो का है कि आपका डेटा आपकी मर्जी से यूज़ होगा और उसका रिवॉर्ड जो मिलेगा आपको मिलेगा, बड़ी कंपनीज को नहीं मिलेगा। और फिर इसकी बहुत सारी कंपनीज बनी, मैं आपको कुछ कंपनीज बताता हूँ, आप अभी जाके सर्च कर सकते हो। देयर इज़ अ कंपनी कॉल्ड फाइल। उन्होंने क्या किया, जैसे मेरे पास बहुत सा डेटा पड़ा होता है, मैं एक कंपनी चलाता हूँ तो आई नीड लॉट ऑफ डेटा। ड्राइव पे आई हैव टू स्पेंड अराउंड 25,000 रुपीज़ अ ईयर डेटा को स्टोर करने के लिए। वो मैं आज उससे 10 गुना कम प्राइस पे स्टोर कर सकता हूँ फाइल से। डिसेंट्रलाइज बन गया पूरा का पूरा। और इसका जो सबसे मेन वो बना ना, वो बना 2017 में। 2017 में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप आज FD रखते हो कोई भी बैंक में जाके, आपने FD रखी तो आपको कितना लगभग इंटरेस्ट मिलता है FD का? अब तो इतना ज़्यादा नहीं मिलता है, 7%, 6%, 7%, करेक्ट। अब आप कोई पर्सनल लोन लेते हो बैंक से, आपको कितना % पे करना पड़ता है नियरली? 12%, 12-13%। सो बीच का ये 6-7% किस चीज़ का? पैसा आपने रखा, पैसा आपने बोरो किया, लैंड किया, तो ये 6-7% बैंक रखती है
जिसका कोई रीज़न नहीं एंड ऑफ द डे। बैंक के एम्प्लॉय भी वहाँ पे कोड कर देते हैं, मतलब सिंपल कंप्यूटर में डाल दिया कि एफडी इसकी बन गई, तो इसका 6% बहुत ज़्यादा अमाउंट है। सोचिए आप 10 करोड़ की एफडी करते हैं, कोई 10 करोड़ की लोन लेता है, तो बीच में जो 60 लाख का अमाउंट है वो सिर्फ बैंक्स के पास जाता है। इंडिया की बैंक्स का प्रॉफिट आप एक बार जाके चेक कर लेना, वो लोग 10,000 करोड़ में प्रॉफिट्स करते हैं क्वार्टरली, राइट। सो ये इन लोगों ने समझा कि एक कोड पे अगर चीज़ करनी है तो इसको डिसेंट्रलाइज करना पॉसिबल है। और एक डीफाई का बहुत बड़ा बूम आया था 2017 में, जहाँ पे सबने समझा कि यार मेरा पैसा है भाई, मैं किसी को क्यों इतना इंटरेस्ट दूँ। तो इन्होंने कोड बना दिया कि यार यहाँ पे तो पैसा लगा, 12% तुझे मिलेगा, सामने वाले को 11.5 पौने 12 मिलेगा, और बीच का 2.5% जो कोड वाला है उसको रिवॉर्ड मिल जाएगा। सो इसका कितना भयंकर बूम आया कि जो क्रिप्टो के टोकन्स थे, मुझे याद है 2017 के एंड में मैं आया था मोस्टली, 50x 100x टोकन एक एक दिन में हो रहे थे। Oh my God. यस, ये चीज़ें हुई थी 2017 में, तब मार्केट मैच्योर नहीं थी। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती रही और फिर यूज़ केस धीरे धीरे बने। तो किसी भी चीज़ के यूज़ केस हमेशा एंड में बनते हैं, पहले तो स्टार्टिंग में एक ब्लफ ही होता है कि हम सोचते हैं ऐसा कुछ होगा, एक स्टोरी है जो सब लोग मानते हैं कि होगी तो पैसा बनेगा, नहीं होगी तो पैसा जाएगा। अब जैसे अगर इसको थोड़ा सा और डीप में समझने की कोशिश करें तो कहते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, शेयर्स जो हैं उसकी वैल्यू हम देख सकते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस से। करेक्ट। ठीक है, गोल्ड एक टैंजिबल एसेट है, तो सामने पड़ा होता है, हाथ में है, तो उससे पता चल जाता है। करेंसी पता चल जाती है नेशन की इकोनॉमी से। अगर क्रिप्टो को देखा जाए या बिटकॉइन को देखा जाए तो वो किस चीज़ से बैक हो रहा है? सो बिटकॉइन का एज अ कोई बैकअप नहीं है। इन्होंने बिटकॉइन को पब्लिक इस तरह से किया था कि हम इसका यूज़ करेंगे ट्रांजैक्शन करने के लिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो यूएसए में मेरी मदर गई है, जिनके पास अभी बैंक अकाउंट नहीं है, फिर उनका वॉलेट चोरी हो गया वगैरह, मोबाइल चोरी हो गया। अब उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ा फॉर एग्जांपल। अब वो हॉस्पिटल में गए, अब उनको आज मुझे पैसा भेजना है इंडिया से, मेरे अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं, और ये अगर चीज़ें हुई है फ्राइडे को शाम को, ना मैं सैटरडे को भेज पाऊंगा, ना मैं संडे को भेज पाऊंगा, मैं मंडे को जाके यहाँ से इनिशिएट करूंगा, ट्यूसडे को उनके पास पहुंचेगा। भाई मेरा पैसा मुझे जहाँ पे भी भेजना है उसके लिए 4 दिन क्यों? और ये छोड़ो, आप गवर्नमेंट, आपको बैंक 10 सवाल पूछेंगे कि अर्जेंट ज़रूरत क्यों पड़ी, कोई काला काम तो नहीं कर रहे हो? अरे भाई मेरा पैसा, मैं कुछ भी करूँ यार, काला काम होगा तो पकड़ ही लेगा एंड में। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था किसी भी जगह से पैसा ट्रांसफ़र करने का। तो इसीलिए उन्होंने बिटकॉइन का स्टार्ट यूज़ ही ये किया कि आज आप मुझे अपना कोड भेजो और मैं आपको बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर दूंगा, आपके पास 30 सेकंड के अंदर कि 50 सेकंड के अंदर बिटकॉइन पहुंच जाएगा, आप उसका यूज़ कर सकते हो। चालू इस तरह से बिटकॉइन का यूज़ हुआ था। फिर जैसे जैसे लोगों ने समझा कि बिटकॉइन के उसके अलावा यूज़ केस भी हो सकते हैं, प्लस इसको आप डिजिटल गोल्ड के स्वरूप में एक्सेप्ट कर सकते हो। इसका एक मस्त एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो आज भारत बंद हो गया, भारत की इकोनॉमी क्लोज हो गई, कुछ हमला हो गया, भगवान ना करे कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपके पास क्या बचेगा? स्टॉक मार्केट रद्दी हो जाएगा, गोल्ड चलेगा, रियल एस्टेट चलेगा, बॉन्ड मार्केट रद्दी हो जाएगा। अब अगर आपके पास गोल्ड भी गवर्नमेंट के उस पे है तो वो भी तो कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। जब भी किसी की इकोनॉमी गिरती है सिर्फ 3 चीज़ होती है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, गोल्ड, रियल एस्टेट और बिटकॉइन, जो रियल एसेट्स है जिसको आप टच कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ऐसे रियल एसेट्स। अब चलो समझते हैं कि इंडिया बंद हो गया, और लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं होता, कभी भी हो गया है, श्रीलंका में हुआ है ऐसा, पाकिस्तान में बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, तो पहले भी बहुत हुआ है, फ्यूचर में भी होता रहेगा। तो आज मेरे पास मेरी पूरी फैमिली का पैसा सारा ज़ीरो हो गया, भारत में प्रॉब्लम हो गई, बैंक सारे फ्रीज हो गए वगैरह वगैरह। अब मैं गोल्ड के बाहर लेके तो एयरपोर्ट पे जा नहीं सकता कि भाई मुझे कोई और कंट्री में भेज दो। मेरी प्रॉपर्टी है, अब मेरे पास पावर है तो बढ़िया, पावर नहीं है तो कोई लोग उस पर जब्त कर लेंगे प्रॉपर्टीज़, उसका मैं कोई यूज़ नहीं कर सकता, कोई बाई नहीं करेगा। देयर इज़ ओनली वन थिंग जिसको मैं यहाँ से ले जाऊँगा जो मेरे पास पड़ा है, बाकी कोई भी कंट्री में जाके उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, वो है बिटकॉइन, और कोई भी चीज़ नहीं है, नॉट अ सिंगल थिंग। सो अगर ऐसा कोई भारत में कभी प्रॉब्लम आती है, सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं जाऊँगा एयरपोर्ट पे, मेरी पेन ड्राइव है, बिटकॉइन मैंने लिया, मैं चला गया दुबई में या कहीं पे भी, वहाँ जाकर मैंने बिटकॉइन विड्रॉ कर लिया, मुझे उस कंट्री की करेंसी के बदले बिटकॉइन मिल जाएगी। सो अब इसका यूज़ कैसे कि आप जेन्युइनली गोल्ड के बदले बिटकॉइन को यूज़ कर सकते हो। मैं सबको ये बोलता हूँ कि इंडिया की जो औरतें हैं जिनके पास इतना गोल्ड है, अगर उतना लोगों ने बिटकॉइन बाई कर लिया ना तो ये इसका प्राइस $1 मिलियन पहुंच जाएगा। काफी लोग इनफैक्ट उसको डिजिटल गोल्ड की तरह ही मान के चलते हैं। एब्सोल्युटली। यूएस ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया कि हम इसको एज अ एसेट क्लास मानते हैं। इवन इंडिया में, मतलब ऐसा पब्लिकली नहीं बोला जा सकता, बट इंडिया में भी आप टैक्स पे करते हो क्रिप्टो पे इन्वेस्ट करने पे। हाँ, तो आप थोड़ा सा हमें क्रिप्टो टैक्स के बारे में बताओ, क्या सीन है? इंडिया में ये प्रॉब्लम हुई कि अब ट्रांजेक्शन सब तक टैक्स फ्री थे, अब रिटर्न से ना बहुत ज़्यादा बनता है यहाँ पे, अपर सर्किट जैसा मैंने बताया है नहीं, तो 10x 5x 6x होता है। मैं इवन आपको बताऊंगा, आज मैंने एक टोकन बाई किया सुबह, 2 गुना हो गया,
और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अभी, राइट। सो यहाँ पे चीज़ें बहुत फास्ट बढ़ती है, तो गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए, तो उन्होंने टैक्स इम्पोज किया, लेकिन इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर सच में बहुत ख़राब है। सो इसीलिए मैंने इंडिया सबसे पहले छोड़ दिया। क्रिप्टो में दो प्रॉब्लम्स है, रिस्क बहुत हाई है, रिवॉर्ड बहुत हाई है। एज अ ट्रेडर या इन्वेस्टर अगर मैं आज 10 टोकन लेता हूँ तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि 10 में से 6, 7 या 8 से ऊपर सही टोकन जाए, 2 से 3 तो चले ही जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इंडिया में लॉस ऑफसेट नहीं होते, Okay. मतलब लॉस ऑफसेट ऑफसेट नहीं है। आपने 10,000 रुपये के 10 टोकन बाई किए, आपने 5 टोकन में प्रॉफिट किया, उसका आप 30% गवर्नमेंट को दोगे, Capital 5 में gain अपने tax. एब्सोल्युटली 5 में जो लॉस किया उसका आपको कुछ नहीं मिलेगा ना, वो माइनस भी होगा कैपिटल गेन्स में से। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन मार्केट्स में, टैक्सेस में, और ये गवर्नमेंट ने इम्पोज किया। और जैसा इम्पोज हुआ तो एक बोल सकते हैं कि भारत का बैड लक हो सकता है कि इंडिया के सारे बड़े एंटरप्रेन्योर्स जो क्रिप्टो में थे, बिलियनर्स, वो सारे इंडिया के बाहर निकल गए। पॉलीगन का फाउंडर दुबई शिफ्ट हो गया, वजीरेक्स जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एक्सचेंज था, अभी उनका प्रॉब्लम हो गया, बट वो भी दुबई शिफ्ट हो गया। एंड मोस्टली मैं इन्वेस्टर्स को जानता हूँ जिनके पास 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ की नेटवर्थ है, जो क्रिप्टो में काम करते हैं, वो दुबई शिफ्ट हो गए। सो क्रिप्टो में अगर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे या ज़ीरो कर दे, मैं लिख के देता हूँ ये चीज़ पेपर पे कि इंडिया में जो टैक्स आ रहा है ना, उतना एक्स्ट्रा टैक्स जितना अभी आ रहा है, उतना ही एक्स्ट्रा टैक्स नेक्स्ट 5 साल में इंडिया में आएगा। अगर सारी कंपनियाँ आ गई तो इतना एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, इतने लोग ज़्यादा जॉब्स ले सकते हैं, इतना आपको टैक्स भले ही थोड़ा वसूला जा सकता है। आपको लगता है कि 2025 में रिलैक्सेशन आएगी? बिल्कुल नहीं। नहीं? क्यों? बहुत सारे लोग मान के बैठे हैं, पता है। यस, बट रिलैक्सेशन नहीं आएगी इन माय ओपिनियन। प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि लोग बूढ़े हैं, गवर्नमेंट बूढ़ी है, सच बात है, उनको टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती। मैं आज किसी से भी बात करता हूँ ना, तो क्रिप्टो का सबसे पहले वर्ड ही स्कैम बोला जाता है, जो कि लोगों की भी गलती नहीं, एंड ऑफ द डे आप देखो तो। बट अगर आप समझो ना, मैं आपको टेक्नोलॉजी थोड़ी समझाता हूँ कि ये एज अ इंडिविजुअल के लिए, फिर एज अ कंपनी ओनर के लिए बेटर क्यों हो सकता है। सबसे पहले आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो क्या? मैं नहीं। तो मान लो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आज मैंने एक कंपनी ओपन करके मुझे स्टॉक में लिस्ट करनी है, ठीक है। मुझे कितनी प्रोसेस करनी पड़ेगी? सबसे पहले मुझे एक कंपनी ओपन करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट की प्रोसीजर्स 1-2 महीने लगेंगे, सीएज हायर किया, सब कुछ। मैं गया, मैंने स्टार्टिंग में प्रोडक्ट्स बेचने चालू किए, मैं उसका टैक्स भरूंगा, थोड़ा रेवेन्यू करूंगा, फिर मैं जाके किसी बड़े इन्वेस्टर्स के पास जाऊंगा कि भाई तू मेरे कंपनी में पैसा डाल और अपना शेयर ले ले। वो पैसा डालेगा, फिर कोई और पर्सन पैसा डालेगा, फिर कोई और डालेगा। जब स्टॉक मार्केट में कंपनी आएगी तब सबसे ज़्यादा पैसा वो इन्वेस्टर और कंपनी का ओनर कमाएगा, ना कि कॉमन पर्सन। तो ऐसा आपने देखा होगा कि जब भी स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी आती है तो सबसे पहले 50%, 70% क्रैश हो जाती है। जोमेटो हुई थी और बहुत सारी कंपनीज क्रैश हुई थी, पेटीएम हुई थी। सबसे बड़ा इसका रीज़न ये है कि एज अ कॉमन इंडिविजुअल आपके पास कोई एडवांटेज नहीं है, एज अ कंपनी ओनर आपके पास कोई एडवांटेज नहीं है। क्रिप्टो में आज मैं चाहूँ तो टोकन बना सकता हूँ 5 मिनट के अंदर। मैं अभी किसी को मैसेज करूँगा, इन्वेस्टर को, चाहे मैं कोई भी पर्सन हूँ, अगर मेरे पास प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं तो कितने भी बड़े इन्वेस्टर आप पे इन्वेस्ट करेंगे, आपके पास 5 मिनट के अंदर फंड पहुँच जाएगा क्रिप्टो से। आप बिल्डअप करो, आपको एक्सचेंजेस लिस्ट करेंगे, और ये सब प्रोसेस आपकी हो जाएगी 2 से 3 महीने के अंदर अंदर। सो 5 साल की प्रोसेस प्लस कॉमन इंडिविजुअल्स जो शायद इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते थे, ये सारा प्रॉब्लम क्रिप्टो में सॉल्व हो गया। आप आज चाहो तो किसी अर्ली स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हो अपने रिस्क पे। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो क्रिप्टो ने सॉल्व किया, कि चीज़ों को डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया। बैक टू द पॉइंट, टैक्सेस पे, तो मैं दुबई इसलिए शिफ्ट हुआ कि नॉट जस्ट क्रिप्टो टैक्स, आप कोई भी बिजनेस करो, इंडिया का या बाकी किसी भी कंट्री का आदमी मेरे से 4 गुना मेहनत करेगा तब जाकर मेरे जैसे वेल्थ बिल्डअप कर पाएगा, अगर मैं दुबई में रहता हूँ तो। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सो मैंने अभी एक सीरीज चालू करी इंस्टाग्राम पे कि आई विल परचेज रोल्स रॉयस इन नेक्स्ट 30 डेज। 30 days। अब रोल्स रॉयस यहाँ पे मैं इंडिया में अगर बाई करूँ तो आई नीड 10 करोड़ रुपीज़ एटलीस्ट, 10 करोड़ रुपये मुझे चाहिए होंगे। 10 करोड़ की रोल्स रॉयस लेने के लिए मुझे 20 करोड़ रुपये कमाने पड़ेंगे। 20 करोड़ कमाऊँगा, 18% GST पे करूँगा, 30% टैक्स, उसके ऊपर सरचार्ज, सेस, बहुत सारी चीज़ें। अब मेरे पास बचे 10 करोड़ रुपये। अब मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ, वो 5 करोड़ की ही है, बट गाड़ी पे भी और टैक्स लगता है, टैक्स पे टैक्स लगता है, वो होता है ना पॉपकॉर्न पे भी जो टैक्स लगा दिया है, लाइक दैट। कैरेमल पॉपकॉर्न। एब्सोल्युटली। सो अब प्रॉब्लम ये है कि 5 करोड़ की गाड़ी मुझे 20 करोड़ कमाने के बाद मिल रही है। ये सेम चीज़ मुझे दुबई में 5 करोड़ में मिल जाएगी। जो मैंने कमाया, 0 टैक्स है, मैं गया बाई किया, बूम। इवन आई कैन बाई विथ क्रिप्टो, मैं क्रिप्टो से ही बाई करूँगा। सो मैं दुबई में जाऊँगा, किसी में जाके बोलूँगा कि मेरे पास इतनी क्रिप्टो है, आई वांट कार, मेरे नाम पे हो जाएगी। सो
इसीलिए, और लोगों को लगता है यार इंडिया में ही सिर्फ टैक्स है, बट सिर्फ इंडिया में टैक्स नहीं है, बाकी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा टैक्स है। जर्मनी में इंडिया से ज़्यादा टैक्स है, यूएसए में इंडिया से ज़्यादा टैक्स है, और कनाडा में भी है। इंडिया में प्रॉब्लम है कि फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है, एनवायरनमेंट क्रिप्टो फ्रेंडली नहीं है, बिजनेस फ्रेंडली ज़्यादा नहीं है, इसलिए लोग बाहर जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो फॉर मी, आई लव इंडिया, ऑनेस्टली आई लव गुजरात। मुझे गुजरात का खाना बहुत पसंद है, मैं बहुत मीठा खाता हूँ, बहुत पानी पूरी खाता हूँ मैं। सो आई लव गुजरात, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आई हैव टू मूव, क्योंकि बिकॉज यू लव मनी मोर। एब्सोल्युटली अभी नहीं कमाऊँ तो कब कमाऊँगा, 50 साल की एज में, राइट। सो अगर आपको, मैं हर एक इंडियन को एडवाइस भी देना चाहूँगा कि अगर आप क्रिप्टो में कुछ भी करना चाहते हो या फिर कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, मुझे पता है आपको इंडिया पसंद है, मुझे पता है आपको फैमिली पसंद है, बट एटलीस्ट आप 2 साल बाहर रहो, दुबई में रहो। 2 साल में उतनी चीज़ सीखोगे, उतना आपको समझ आएगा ना कि आप वापस सोचोगे कि यार अब वापस इंडिया ने का इच्छा आपको नहीं होगा, अगर आपको आना भी है फिर भी। बट या 2 साल तो सबको रहना चाहिए दुबई, आपका दिमाग खोल देगा, पूरा अलग लेवल पे आपका स्टैंडर्ड हो जाएगा। और अगर चलो लेट्स अज्यूम कि किसी यंग इंडिविजुअल को स्टार्ट करना है कि उन्होंने आपका पॉडकास्ट अभी सुना और वो कन्विंस हो गए कि हाँ यार बात में दम है, अब इन्वेस्ट करते हैं, कितना या कोई मिनिमम अमाउंट है जिसके साथ क्रिप्टो में घुसना चाहिए? सो मिनिमम अमाउंट 100 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास 100 रुपये है तो आप यूपीआई से CoinDCX में ऐड करते हो एंड यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। बट मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है कि आप 30,000 रुपये या 50,000 रुपये एटलीस्ट इन्वेस्ट करो। ओके। प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि आप 100-200 रुपये जब इन्वेस्ट करते हो, आपका स्किन इन द गेम नहीं है, आप कभी उसको देखने नहीं वाले बार बार, आप उस पर रिसर्च नहीं करने वाले। अगर आप पे 30-40,000 रुपये डाले हैं तब आपको फटेगी कि भाई पैसा लगा है, एटलीस्ट देखते हैं क्या हो रहा है, चीज़ें क्या चल रही है, तब आप जाके उस पर रिसर्च करोगे। मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को एक चीज़ बोलता हूँ, नेवर इन्वेस्ट विथ बोरोड कन्विक्शन। अगर आप किसी और पे भरोसा करके उस पर इन्वेस्ट करते हो तो उसका कन्विक्शन है, आपका नहीं है। जैसे मुझे अगर किसी ने बोला, आपने बोला कि जीत तू इस टोकन में पैसा लगा दे, तो कन्विक्शन आपका है, मेरा नहीं है। जब तक मुझे इस पर कन्विक्शन नहीं है ना, मैं होल्ड नहीं कर सकता। ऐसा होता है ना कि मान लो मैंने एक लड़की से, मुझे प्यार हो गया, अब मुझे कन्विक्शन होना चाहिए कि वो लड़की सही है। मार के दोस्त मेरे कितने भी उड़ाए कि भाई देख ले सही नहीं होगा वगैरह वगैरह, जब तक मुझे कन्विक्शन नहीं है तब तक मतलब नहीं है किसी चीज़ का। सेम गोज़ विद क्रिप्टो। तो आप समझो पहले इस मार्केट को, ये कैसे वर्क करता है, किसी भी टोकन की टेक्नोलॉजी कैसे जाती है, और क्या होता है इसकी ना बहुत सारी थियरीज होती है। जैसे ना लोग क्या है, क्रिप्टो में फ्रॉड फैलाना बहुत ईजी होता है। मैं अभी एक चीज़ बीच में देख रहा था कि आपको पता है जितने भी फ्रॉड फैलाते हैं ये भी गवर्नमेंट्स फैलाती है। गवर्नमेंट्स को ये भी पता होता है कि क्रिप्टो कब गिरेगी कब बढ़ेगी, एग्जिट डेटा के साथ, एग्जिट डेट के साथ, और ये मैं प्रूव कर सकता हूँ डेटा के साथ। गवर्नमेंट पब्लिकली डायरेक्ट वर्ड में कभी नहीं बोलती, बट आज आप जाओ FOMC 2022 की मीटिंग ओपन करो और वहाँ पे देखो, जिस दिन मार्केट क्रैश होनी चालू हुई उससे पहले गवर्नमेंट ने बोला अब हम हमारी सिक्योरिटीज़ को बेचना चालू करेंगे। गवर्नमेंट इनडायरेक्टली बोल देती है कि अब हम हमारी सिक्योरिटीज़ बेच रहे हैं। जब भी सिक्योरिटीज़ बेची जाती है मार्केट गिरेगी, लिख लो। मैं पिछले 15 साल का इतिहास ले लो, आगे के 15 साल देख लेना, कभी ये चीज़ गलत प्रूव नहीं होगी। सो मैं आपको डेट देता हूँ कि बुल मार्केट कब चालू होगी, जो सबको पता है, लाइक इच्छा होती है कि बुल मार्केट स्टार्ट कब होगी। सो गिव एग्जैक्ट डेट, बुल मार्केट स्टार्ट होगी 29 जनवरी से, ओके, इस महीने की, क्योंकि 29 जनवरी में FOMC की मीटिंग है। तब जाके 99% केस में गवर्नमेंट अनाउंस करेगी कि अब हम सेलिंग स्टॉप करें। अभी सिक्योरिटी सेलिंग क्या होता है ये समझते हैं। सो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट की एक कमेटी है जिसका नाम है फेड। ये उन्होंने 12 लोगों की कमेटी बना के रखी है, जिसमें क्या करते हैं ये लोग कि USA के जितने भी मॉनेटरी पॉलिसीज होती है, पैसे का डिसीजन होता है, वो सारा ये लोग लेते हैं। तो 2019 में जब कोविड आया तब USA ने बहुत ज़्यादा मनी प्रिंट कर दिया। USA का इन्फ्लेशन 2% से 8% चला गया। अब जब है ना USA का पैसा वो प्रिंट करता है तो उसकी इम्पैक्ट बाकी कंट्रीज में भी पड़ती है। इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ा, इंडिया में पेट्रोल प्याज का भाव बढ़ गया। तो USA से एक देश चलता है उल्टा, सेकंड जो बिगेस्ट इकोनॉमी वो है चाइना, उल्टे चलते हैं दोनों, सांप ने उल्टे, राइट। सो चाइना ने उस टाइम पे एक चीज़ बोली कि भाई तू अपने आंगन में जो करना है कर, मेरे आंगन में पानी नहीं आना चाहिए। चाइना ने ये बोला तू भाई अपने देश में जो भी करे मेरे पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो चाइना ने साफ साफ बोल दिया कि भाई मैं मनी प्रिंट नहीं करूँगा, क्योंकि पता है मनी प्रिंट से प्रॉब्लम क्या है, रिच पर्सन को तो मनी प्रिंट बहुत पसंद है क्योंकि महंगाई बढ़ती है, एसेट का भाव बढ़ता है, लेकिन एक मिडिल क्लास पर्सन बेचारा खत्म हो जाता है जब महंगाई बढ़ती है। तो चाइना क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी है तो उनका अंदर अंदर चलता रहता है, तो उन्होंने तो मना कर दिया कि हम नहीं करने वाले। अब प्रॉब्लम ये हुई कि मनी प्रिंट अगर नहीं हो रही है तो एक भी देश की इकोनॉमी नहीं बढ़ सकती। जैसे आज अगर नया पैसा, मैं आपको 100 रुपये दे रहा हूँ, आप किसी और को 100 रुपये दे रहे हो, किसी और को आप 100 रुपये दे रहे हो,
उससे किसी भी एसेट का भाव नहीं बढ़ेगा। एसेट का भाव तब बढ़ता है जब मार्केट में नया पैसा प्रिंट होता है। तो चाइना ने जो चीज़ करी कि अब पैसा प्रिंट नहीं करेंगे, चाइना के सारे बड़े इन्वेस्टर चाइना से निकल गए, मलेशिया और यूएई में इन्वेस्ट करने लगे। चाइना की फटी, उन्होंने बोला कि भाई चलेगा नहीं, टैक्स चाहिए हमें। तो इसलिए उन्होंने अनाउंस किया पिछले 2-3 महीने से कि अब हम मनी प्रिंटिंग चालू कर रहे हैं ताकि इन्वेस्टर बचे। चाइना पिछले 2 महीने से मनी प्रिंट कर रहा है और अब यूएसए ने भी अनाउंस कर दिया कि अब हम सिक्योरिटीज़ को कम सेल करेंगे, सेल करना बंद कर देंगे और अब जाके मनी प्रिंटिंग वापस चालू करेंगे। जिस दिन मनी प्रिंटिंग चालू हुई, मार्केट ऊपर भागनी चालू करेगी। 8 से 10 महीने का एक विंडो होता है जहाँ पे मैसिव मनी प्रिंटिंग होती है। 2020-21 में भी हुई थी। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, रियल एस्टेट उस टाइम पे सबसे ऊपर गया होगा हर एक टाइम पे। सो दैट्स हाउ मार्केट वर्क्स। और अब आप अज्यूम करो कि 2025 में ऑफ कोर्स होगी 29 जनवरी को इन माय ओपिनियन। अगर 29 जनवरी को नहीं हुआ तो आई एम डैम श्योर कि मार्च महीने में जो एफओएमसी की मीटिंग है नेक्स्ट, वहाँ पे तो 100% होगा। एंड मैंने इसके एक रैशनल बनाया है कि या तो भाई पहले 8 महीने इन्वेस्ट कर लेना है 2025 के, या फिर पहला दूसरा महीना छोड़ के बाकी के 8 महीने कर लेना है। सो इस टाइम पे सबसे बड़ा पैसा बन सकता है। ओके अब चलो, अगर किसी को करना है इन्वेस्ट, किसी ने आपकी ये वाली एडवाइस मानी और अब उनको इन्वेस्ट करना है, तो पहले तो कौन से नोटेबल सेक्टर्स हैं क्रिप्टो करेंसी में जिनको लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं? सो सबसे पहला है एआई, नॉट जस्ट इन क्रिप्टो बट ओवरऑल एआई इज लाइक ग्रेट सेक्टर। तो एआई में एक कॉन्सेप्ट है एआई एजेंट्स, आप उसको अगर एक्सप्लोर करते हो तो लाइक बहुत अच्छा पैसा वहाँ पे बन सकता है। सेकेंड सेक्टर जो मुझे लगता है वो है RWA, रियल वर्ल्ड एसेट। इन्होंने क्या किया अभी कि जो Web2 की यानी कि जो रियल लाइफ की कंपनीज है उन सबको भी ये टोकनाइज कर रहे हैं। इसके बारे में बात करूंगा, टोकनाइज क्या होता है और कैसा ये लोग कर रहे हैं। थर्ड सेक्टर जो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा वो है मीम्स। क्योंकि ये है ना, लोग यहाँ पे क्विक रिच बनने आते हैं। देखो हम कितनी भी टेक्नोलॉजी की बात करें समझ आएगा नहीं लोगों को, उनको चाहिए पैसा भाई जल्दी आए, मेहनत नहीं करनी किसी को। वो एक सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मेरी नेटवर्थ का ओवरऑल जितना भी परसेंट है उसमें से ये 3 सेक्टर में 99% है अभी। और मुझे लगता है 3 सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब जो ये RWA है ना, जो रियल वर्ल्ड एसेट है, ये एक बहुत अच्छा सेक्टर है। तो उसने ना एक मस्त कॉन्सेप्ट को निकाला कि रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज़ को आप टोकनाइज करो। जैसे मान लो आपको एक प्रॉपर्टी बाई करनी है, प्रॉपर्टी का भाव है 5 करोड़ रुपए फॉर एग्जाम्पल, और मानते आपके पास 5 करोड़ रुपए नहीं है। 10 लोग ऐसे जिन सबके पास 50-50 लाख रुपए, तो 5 करोड़ होते हैं। तो अब इन्होंने ये किया कि स्टॉक मार्केट में भी तो ऐसा होता है कि हम स्टॉक्स बाई करते हैं, शायद हम एक स्टॉक बाई करते हैं, यूएसए में तो आप आधा स्टॉक बाई कर सकते हो। वैसे भी इन्होंने किया रियल एस्टेट का, आप एक प्रॉपर्टी का 5वां हिस्सा फ्रैक्शनल बाई कर सकते हो। तो इसको इन लोगों ने फिर टोकनाइज कर दिया। तो ये टोकनाइज का कॉन्सेप्ट सबसे पहले ब्लैक रॉक ने, ब्लैक रॉक वर्ल्ड का सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट का कंपनी, इन्होंने ये चीज़ बोली कि ऐसा करोगे ना तो एक बहुत ही बेटर वर्ल्ड बन सकता है। सोचिए आपको इन्वेस्ट करना है बट आप अफोर्ड नहीं कर सकते, नो वरीज, आप जितना अफोर्ड कर सकते हो उतना उसका टुकड़ा बाई कर लो एंड आप उससे बेटर पैसा बना सकते हो। तो वहाँ पे सेक्टर बढ़ना चालू हुआ। ऑनेस्टली बताओ तो अभी ये सब कुछ एक स्टोरी है। क्रिप्टो इज अ स्टोरी, स्टॉक मार्केट इज अ स्टोरी, एंड जो कहते हैं ना क्रिप्टो इज अ स्कैम, स्टॉक इज ऑल्सो स्कैम। मैं आपको बताऊंगा कैसे। बट ऑनेस्टली मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे पैसे से फ़र्क पड़ता है भाई मैं कितना कमाता हूँ, आप कितना कमाते हो। तो अगर कोई स्टोरी बता रहा है कि ये स्टोरी है, वो अगर सही होती है तो आप कमाओगे करोड़ों में, नहीं होती तो आपका पैसा चला जाएगा। आपको पैसा तब इन्वेस्ट करना है जब वो स्टोरी नहीं बाहर आई है, जो कोई जानता नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, एक मैंने ज़मीन देखी, इन्फॉर्मेशन हमेशा ना एक पार्ट में चलती है। मैं उसका एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो एक यहाँ पे प्रॉपर्टी है, उसके बाजू में एक 6 लेन का हाईवे बन रहा है। सीधी बात है कि हाईवे जैसा बनेगा प्रॉपर्टी का भाव रॉकेट हो जाएगा। हाँ। सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन या अर्ली एक्सेस किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास, पॉलिटिशियन के पास। वो क्या करता है, अपनी चाचा फूफी ताऊ के नाम पे एक प्रॉपर्टी उठा लेता है, उसको पता है भाव बढ़ेगा। फिर इन्फॉर्मेशन जाती है एक बिल्डर के पास। वो बिल्डर क्या करता है, वही बिल्डर जो बेसिकली हाईवे बनाने वाला था, वो भी अपने वाइफ के नाम पे या किसी के नाम पे एक आधी प्रॉपर्टी खरीद लेता है। फिर इन्फॉर्मेशन पहुंचती है किसी बड़े इन्वेस्टर्स के पास। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग को पता है कि भाव बढ़ेगा, कनेक्ट होता है सब लोगों से, तो वो लोग एक साथ 20 प्रॉपर्टीज़ 25 प्रॉपर्टीज़ बाई कर लेते हैं। फिर इन्फॉर्मेशन जाती है स्मॉल इन्वेस्टर्स के पास, और आखिरी में जाती है रिटेलर्स के पास, कॉमन पर्सन के पास। और कॉमन पीपल सबसे ज़्यादा हैप्पी होता है, उसको मज़ा आ जाता है कि अरे भाई इन्फॉर्मेशन आ गई, नया टेक्नोलॉजी आ गया, उस पर डंप हो रहा होता है पैसा। सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं, हर मार्केट में ये चीज़ होती है। जो आपको स्टॉक मार्केट दिख रहा है ना कि जो ये टोकन, ये आपका स्टॉक बहुत अंडर वैल्यूड है, किसी और पर्सन ने उस पर 100 गुना पैसा किया है, 50 गुना पैसा किया है। सेम क्रिप्टो में है। आप बैठ लेते हो,
कि या तो आपकी चीज़ चलेगी या नहीं चलेगी। अगर चल गई यू विल मेक मिलियंस, नहीं चली यू लूज मनी। सो ये है आपका रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो। नाउ मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टॉक और क्रिप्टो दोनों स्कैम है। लोगों को लगेगा कि मैं क्रिप्टो वैसे सिखाता हूँ, बट स्कैम कैसे है। मान लो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आपने कंपनी बाई की HDFC बैंक, आपने कल HDFC बैंक बेच दिया, सब लोगों ने बेच दिया, भगवान ना करे HDFC बैंक का प्राइस कल 50% गिर गया, क्या उससे HDFC के रियल बिजनेस में कोई फर्क पड़ेगा? स्टॉक गिर रहा है, कंपनी ने अपना काम कर रहा है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मेरी कंपनी में रेवेन्यू क्या आ रहा है, मेरी कंपनी में प्रॉफिट क्या आ रहा है, उससे कंपनी का स्टॉक का भाव डिसाइड नहीं होता। स्टॉक का भाव हम डिसाइड करते हैं हमारे फॉर्मों से। जैसा कि हर एक पर्सन स्टॉक इसलिए बाई करता है कि मेरे बाद की जनरेशन मुझसे महंगे भाव पे ये चीज़ बाई करेगी। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये स्टॉक मुझे 100 रुपये का मिल रहा है, मेरा बेटा आएगा या फिर किसी और का बेटा आएगा जिसको लगेगा कि ये भाव भी बढ़ चुका है, 1000 रुपये का है, स्टॉक अच्छा रहेगा, तो मेरा 100 रुपये का बाई किया स्टॉक मैं 1000 रुपये पे उस पर डंप करूँगा। दिस इज़ द ओनली थिंग इन स्टॉक मार्केट, यही चीज़ होती है। सेम क्रिप्टो में है। कंपनी जो चलती है ना, उससे कभी भी किसी उसके प्राइस, जो उसके स्टॉक का प्राइस है, क्रिप्टो का प्राइस, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। तो जो लोग कहते हैं ना क्रिप्टो स्कैम है, स्टॉक भी तो स्कैम है, बताओ आप फर्क पड़ता है? तो फर्क तो पड़ना चाहिए। अगर कंपनी तुम्हारी उसका भाव गिर रहा है, तुम्हारी कंपनी में फर्क नहीं पड़ रहा। सो मार्केट इस तरह से बनती है, जहाँ पे एक भाव आपको दिया जाता है और एंड में हर एक पर्सन अपना पैसा कमा रहा है, हर एक पर्सन अपना गेम खेल रहा है। तो दैट्स हाउ मार्केट वर्क्स। जैसे अभी आपने सजेस्ट किया कि कम से कम 40-50 हज़ार रुपये आपको इन्वेस्ट करना ही करना चाहिए। Correct. अगर एक इंसान को इन्वेस्ट करना है 50,000 रुपीज़, राइट, उसमें से कितना पोर्शन उसको क्रिप्टो में डालना चाहिए? जो वाइज लोग होते हैं वो तो कहते हैं 10% से ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट मेरा तो 99% क्रिप्टो में ही है अभी, एंड बिकॉज आई बिलीव इन द क्रिप्टो वर्ल्ड। बाकी 10% से आप चालू करो और सबसे पहले आप बेसिक चीज़ें ही बाई करो, बिटकॉइन बाई करो, इथेरियम बाई करो। ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपका पैसा लॉस नहीं होगा। अगर आप 4-5 साल उसको इन्वेस्ट करके छोड़ते हो, तो आपका पैसा ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। एंड अगर किसी को हाई रिस्क में जाना है, मैं सजेस्ट करता हूँ इसको आप एज वाइज देखो। अगर आप यंग हो सो आप परसेंटेज वाइज ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं थोड़ा यंग हूँ, तो मैं 25 साल का हूँ अभी। मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी नेटवर्थ को जल्दी कंपाउंड करूँ, ना कि सेव करूँ। सो आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, बट फर्स्ट सेकंड आपको बिटकॉइन इथेरियम में इन्वेस्ट करना चाहिए एज अ बिगिनर। कितना टाइम मिनिमम अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करे? बिकॉज बहुत लोगों का ना माइंडसेट ऐसा होता है कि यार क्विक मनी, फटाफट लगाया और फिर 1 साल में देखा कि अरे खरीदते ही 1 साल में इसका प्राइस नीचे आ गया, उन्होंने डर के बेच दिया कि लॉस जितना मिनिमाइज कर सके रादर देन कि प्रॉफिट जितना मैक्सिमाइज कर सके। करेक्ट। तो कोई मिनिमम अमाउंट होती है जिसके लिए आपको क्रिप्टो में होल्ड करना चाहिए? ऐसा है कि देखो यार, टोकन्स यहाँ पे ना 50-70% गिरते रहते हैं। तो मैं तो कहता हूँ जिसको डर लगता है, जिसकी फटती है, उसको इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा थ्रिल होगा मार्केट में। एवरी सिंगल डे चीज़ें बहुत ऊपर नीचे जाती है, बट अगर आप अच्छे टाइम पे एंट्री कर रहे हो, अच्छे टाइम पे एग्जिट कर रहे हो, तो आपका पैसा लॉस नहीं होगा। ट्रेडर्स के लिए लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि यार सबसे मेन चीज़ क्या होती है एज ए इन्वेस्टर, ट्रेडर? मैं बोलता हूँ आपका इमोशंस। एक इंसान कभी भी एक जगह पे बैठ नहीं सकता। अगर मैं बोलूँ ना कि आपको यहाँ पे 2 घंटे बैठना, आप पागल हो जाओगे। आपको कुछ चीज़ दी नहीं गई, आपको अकेला बैठा जा गया। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर आप एक जगह पे बैठ जाते हो ना, उसका एक ना थियरी हुआ था, एक बार है ना, कुछ लोगों को बिठाया गया, एक ग्रुप को बिठाया गया, उनको बोला कि आपको 1000 ट्रेड करने हैं 1 साल में। बाजू में बी ग्रुप को बिठाया गया, उनको बोला आपको 300 ट्रेड करने 1 साल में। बताओ कौन जीता होगा, किसने ज़्यादा पैसा कमाया होगा? 1000 वाले ने। 300 वाले ने कमाया। क्यों? जिसने कम किया उसने ज़्यादा कमाया पैसा, कम ट्रेड किया उसने। अब उनको भी समझ नहीं आया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत पूरे दिन काम कर रहे हैं, पूरी चीज़ें कर रहे हैं। बाजू में सी ग्रुप को बिठाया, उनको बोला आपको सिर्फ 30 ट्रेड करने हैं। अब बताओ कौन जीता होगा? 30 वाला जीत गया। तो यहाँ पे मार्केट में आपको ऐसा नहीं है कि एवरी सिंगल डे बाई सेल करना है। चीज़ों को बाई करो, होल्ड करो और अपने सेलिंग पॉइंट डिसाइड करके रखो कि मुझे इस प्राइस पे बेचना है, और अपने ग्रीड को कंट्रोल कर लो। क्योंकि है ना, जब प्राइस भागती है ना, आप बेच नहीं पाते। मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मैंने एक दिन में जो प्रॉफिट कमाया था वो था 1.20 करोड़ का इन अ सिंगल डे। तो मेरा 4 घंटे के अंदर एक्चुअली इतना प्राइस बढ़ गया। एंड मेरी ग्रिड कि मैं बेच ही नहीं पाया, मुझे लगा कि यार अभी तो और ऊपर जाएगा। सो अगेन प्राइस अभी उतना ही चल रहा है, फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, इट्स माई लक। बट ग्रिड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आप लालच में जितना आगे हो ना, तो आप पैसा लूज करोगे। और ऐसे सिमिलरली और कौन सी चीज़ें होती हैं जो लोग अक्सर गलत कर देते हैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हुए? सबसे पहला, क्रिप्टो कभी भी अकेले नहीं की जाती। यू नीड मेंटर एनी हाउ। क्योंकि बोलता है ना कि आप कितने भी बड़े आदमी को देख लो, उसके पास एक डायरेक्शन होनी चाहिए। वो मेंटर का काम है। मेंटर का सिंपल काम क्या है? उसको गलत डायरेक्शन में जाने से रोके। पैसा कमाना बाद की बात है।
इस मार्केट में प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप पैसा कमाते कितना हो, कमाते तो सब लोग हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप पैसा लूज़ कितना करते हो, क्योंकि अगर आपने लॉस बचा लिया ना, आप पैसा कमा ही लोगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि लॉस कहाँ हो रहा है। इफ़ यू आर लूजिंग मनी तो पैसा आपका चला जाएगा। सो फर्स्ट थिंग, फाइंड अ मेंटर। सेकेंड थिंग, यूज़ ट्विटर। ट्विटर क्रिप्टो के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ट्विटर पे आपको देखोगे कि इतने अच्छे अच्छे लोग आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, और इस मार्केट में थोड़ा इन डेप्थ घुसो। मुझे ना सूडो लोग समझ नहीं आते भाई। मुझे बहुत लोग कहते हैं भाई तू क्रिप्टो में इतना चीज़ें कर रहा है, तेरे पास इतना चीज़ें पोर्टफोलियो बन गया वगैरह। बट मैं पिछले 5 साल से, मेरा ट्विटर का एवरी सिंगल डे का यूज़ देखो, आई यूज़ ट्विटर फॉर 10 आवर्स अ डे, 10 घंटे में यूज़ करता हूँ। तो मैंने मरवाई है इस मार्केट में, ये वर्ड में बोलूँ मैं अब तो। तब जाके चीज़ें बढ़ती है, तब जाके चीज़ें बढ़ती है। तो आपको घुसना पड़ेगा। मुझे काफ़ी लोग कहते हैं भाई इतना रिसर्च करना क्यों है, इतना ये चीज़ क्यों करनी है, बट आपको वो करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी जिसमें इन डेप्थ नहीं जाओगे, यू विल नेवर मेक मनी। आपको आई थिंक 5-7 साल हो गए 7 साल crypto हुए में, मुझे। 7 साल हो गए इन्वेस्ट करते हुए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एब्सोल्यूट परसेंटेज टर्म्स में एक अंदाज़ा कि आपने कितना इन 7 सालों में पैसा कमाया है? मोर देन $1 मिलियन। मोर देन $1 मिलियन। ओके 10 करोड़ से ऊपर ओके क्रिप्टो से। ओके। ये 7 साल में ऑनेस्टली जैसा सारा पैसा मोस्टली बना है वो पिछले 1-2 साल में ही बना है। तब तक तो ट्राई एंड टेस्ट था, एक्सप्लोरेशन था। तो आपकी जर्नी क्या रही है? सो मैं Tier 3 सिटी है सुरेंद्र नगर, गुजरात का, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। एंड मेरी स्कूलिंग वहाँ से कंप्लीट की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में मेरी ये थी कि मेरे अंदर पैसे की भूख बहुत जागी, और इसका रीज़न था कि हमारी लाइफ बहुत ख़राब थी ऑनेस्टली। मुझे याद है हम हमारी फैमिली के साथ जाते थे मेरे मामा के घर पे। मैं ट्रेन के बाजू में जो वॉशरूम होता है ना, मैं और मेरी फैमिली वहाँ पे बैठ के गए हैं 8-8 घंटे के ट्रैवल में। और हमारे पास 30 साल तक डेट पे रहे मेरे फादर। हमने कभी भी फ्रीडम नहीं देखा था। मुझे काफ़ी लोग कहते हैं यार तू इतना कमा रही चीज़ कर रहा है, भूख कहाँ से आती है? मैं कहता हूँ Tier 1 का आदमी जो होता है ना, उसके अंदर Tier 3 जितनी भूख हो ही नहीं सकती। और इसलिए आपने देखा होगा कि जो 85% बिलियनर्स बनते हैं वो सारे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जिन्होंने आज से पहले कभी भी वो चीज़ नहीं देखी होती। क्योंकि मुझे भूख नहीं लगती, मुझे नींद नहीं आती। अगर मुझे काम देखना होता है ना, मैं काम जब कर रहा हूँ, मैं सोता नहीं हूँ, मैं खाता नहीं हूँ। जब भी आप किसी भी ऐसे सिटी से बिलोंग करते हो ना, मैं कहता हूँ इट्स ब्लेसिंग्स। लोगों को लगता है कि यार छोटे सिटी से बोलना नहीं आता, ढंग चाल नहीं है, इट्स अ ब्लेसिंग्स फॉर यू। फिर मैं धीरे 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 आगे बढ़ा। मैंने कॉलेज में डिलीवरी करी सबसे पहले। सो मेरा कॉलेज का डिलीवरी का बहुत सही सीन था। एंड एक्चुअली मैं ऐसा मानता हूँ मर्द कभी रोता नहीं है, ठीक है। और मेरे फादर का एक बार मुझे कॉल आया, मैं कॉलेज में था, और पापा मुझे मेरे सामने रोने लगे। मैंने मेरे पापा को कभी रोते हुए नहीं देखा। मैं 18 साल का था। तो पापा ने बोला सुरेंद्र नगर आ जा मेरे घर पे। मैं अहमदाबाद में पढ़ाई कर रहा था। सो मैं घर पे गया और पापा मेरे सामने रोने लगे सीधा, मुझे हक करके। मैंने कभी ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं देखा, और मुझे अंदर से समझ नहीं रहा क्या हो रहा है। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनके जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उनका जो मेन फंड होता है वो सारा ब्लॉक हो गया उस टाइम पे। और उस टाइम पे हमारे फैमिली के पास मेरी सिस्टर है, कोई हमारे पास इनकम नहीं, लोन पे पैसा कहाँ से आएगा? खाने पीने के वांदे, बाहर पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। तो पापा ने बोला कि मैं जॉब छोड़ दूँ तो कैसा रहेगा, क्या होगा, कैसे होगा? मैंने कहा पैसा कहाँ से आएगा? सो मैं वापस अहमदाबाद आया। मैंने कहा पढ़ाई कंप्लीट करता हूँ, जल्दी इनकम चालू करता हूँ। और उस टाइम में मेरा ब्रेकअप हुआ। सो होता है ना कि एक साथ में सारी चीज़ें साथ में होती है। सो मैं मानता हूँ कि आई वॉज प्रिविलेज्ड कि ये सारी चीज़ें हुई। और उस टाइम पे मेरे अंदर एक चीज़ जागी, पैसा कमाना है कुछ भी करके। मैंने 4 जॉब ट्राई करी। मैं सबसे पहले 18 साल का था, तो मैं गया कॉल सेंटर में, इंग्लिश कॉल सेंटर में। मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, सो मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैंने फिर एक राइटिंग की इंग्लिश की कोई जॉब ट्राई करी, उसमें रिजेक्ट कर दिया। मैथ्स टीचर में ट्राई किया मैंने, वहाँ रिजेक्ट हो गया। मेरे पास एक ऑप्शन बचा था जो है डिलीवरी, सबसे आसान है। मेरे पास उस टाइम पे स्कूटी पे ऐप थी। स्कूटी पे ऐप की स्पीड चलती है 40 की। तो मैं डिलीवरी में चालू कर दिया मैंने, स्विगी और उबर ईट्स में। अब स्कूटी पहले 3 दिन में 40 के ऊपर उसका बस हो जाता है, मतलब समझ रहे हो ना आप, खत्म हो जाती है वो। तो 4 दिन के अंदर स्कूटी मेरी ख़राब हो गई। तो अब प्रॉब्लम है कि मेरे पास स्कूटी नहीं, मेरे हॉस्टल में अलाउ नहीं था जॉब करना। पापा को मैंने बताया नहीं था मैं जॉब कर रहा हूँ। तो मैं पापा को मैंने फ़ोन किया, कुछ तो चाहिए जॉब करने के लिए। तो मैंने कहा पापा मुझे बाइक चाहिए, और क्योंकि मैं कॉलेज जाता हूँ, तो कॉलेज के लिए मुझे बाइक चाहिए, कुछ भी करके आप दिलाओ। पापा के पास उतना पैसा भी नहीं। सो हमने 3rd हैंड बाइक लिया किसी से पैसे उधार लेके। एंड 26,000 का बाइक है, मुझे प्राइस याद है आज भी। वहाँ से मैंने फिर डिलीवरी चालू करी। तो मैं स्केड्यूल इज़ सुपर ऑसम, मतलब मैं इतना घंटे काम करता था। मैं सुबह जाता था कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज थी। मैं वापस आता था लगभग 11 बजे आसपास। 10:30 से 11 एक लेक्चर अटेंड करता। 11 बजे से लेके मैं
उस दिन 3:30 बजे तक रात को स्विगी में डिलीवरी करता था, और 3:30 को मैं 3:30 से 5:30 2 घंटे, क्योंकि हॉस्टल में अलाउ नहीं था, तो मैं वहाँ पे ऑनलाइन बिजनेसेस मैंने करना चालू किया, इंस्टाग्राम वगैरह पे सीखना चालू किया। फिर मैं आता था हॉस्टल, और हॉस्टल में आके फिर मैं सोता था 3-4 घंटे 5 घंटे, और नेक्स्ट डे से वापस सेम चीज़ चालू। ये चीज़ मैंने करी है 1.25 साल। तो यहाँ से मुझे चीज़ समझ आई कि जितना वो होता है ना, स्प्रिंग दबती है ना उतनी ऊपर उड़ती है। जितना आप गंदे सिचुएशन में हो ना, उतना आप ऊपर ज़्यादा जा सकते हो। तो मैंने पहले 3 साल में जितना भी पैसा कमाया ना, मेरा डेट कंप्लीट करने में और वही चीज़ों में गया। बट उसके बाद जो एक जंप आया ना, वो एक मेन था। और उसका एक स्टोरी था मस्त इंटरेस्टिंग, कि मुझे है ना सबसे बड़ा दुख हुआ जब मुझे कॉलेज करनी थी। सो आई वॉज लाइक इन 12th, और मैंने मेरे पापा को बोला कि मुझे PICD जाके पुणे में पढ़ना है, क्योंकि सुरेंद्रनगर एक ऐसा सिटी है जहाँ पे आपको कोई एजुकेशन अच्छी नहीं है। वहाँ की कॉलेज में 8 लोग पढ़ते टोटल कॉलेज में 8 ही लोग हैं तो और 2 ब्रांच है सिर्फ, और सिर्फ 8 लोग हैं, एक ही कॉलेज है। तो मैंने बोला मुझे यहाँ तो नहीं पढ़ना, बाहर जाके पढ़ता हूँ। तो PICD करके कॉलेज थी, उसकी फ़ीस थी 8 लाख रुपए। फादर के ऊपर ऑलरेडी 2 लोन थे, तो तीसरा लोन तो ले नहीं सकते। गवर्नमेंट भी आपको लोन तब देगा जब आप पे पैसा होगा, कुछ आपको देना पड़ेगा, उनको भी कोलेटरल देना पड़ेगा। पापा ने बोला पैसा तो नहीं है, जो करना यही कर ले। सो मैं अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ यार अच्छी मानता हूँ कि एजुकेशन में मैंने कभी पैसा बर्बाद नहीं किया। हमेशा गवर्नमेंट में पढ़ा हूँ मैं, तो कभी मैंने एजुकेशन में पैसा बर्बाद नहीं किया। और वहाँ से मुझे वो लग गया कि कमाना उतना है कि इस सब चीज़ों में कभी देखना ना पड़े। एंड वो ये कि आप खाना खाने जाते हो और मेन्यू में अगर आपको राइट साइड देखना पड़ रहा है ना, यू आर नॉट रिच। और आपको पैसा इतना होना चाहिए, गिनना ना पड़े, और इतना कमाना पड़ेगा आपको कंटिन्यूअसली। पैसा बचाने से कुछ नहीं होगा, आपको कमाना पड़ेगा नया पैसा। दैट्स हाउ यू मेक मनी। एंड पैसे की भूख से ही मैं दुबई गया, क्योंकि पहले 5 साल मुझे पैसे को खींचना था मार्केट से। अब जब भी मैंने बिजनेस स्टार्टिंग की है ना, तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मैंने हेयर स्टाइल से ज़्यादा मेरे बिजनेसेस चेंज किए हैं। आई डिड लिटरली 8-9 बिजनेसेस, मेरे 8-9 कंपनी ओपन करी, बंद करी। मुझे काफ़ी लोग आके पूछते हैं जीत तू पैशन कैसे फाइंड करता है अपना, कैसे तू इन्वेस्टमेंट मार्केट में गया। तो मैंने उनको क्वेश्चन पूछा कि तूने कितनी चीज़ें ट्राई करी हुई है। तो मुझे बोलता है कि भाई मैं अभी इंस्टाग्राम कर रहा हूँ, एक्सप्लोर ऐसे कर रहा हूँ, बट मुझे मेरा पैशन नहीं मिल रहा। फिर से मैं सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तूने कितनी चीज़ ट्राई करी है। भाई तुझे 10 चीज़ पे माथा फोड़ना पड़ेगा, तब जाके एक चीज़ बनेगी। आपने वो टकेशिश कासल देखा होगा। सिर्फ उसमें क्या होता है कि आप 10 दरवाजे में जाते हो, यहाँ पे आप हाथ मारते हो, दूसरे पे हाथ मारते हो, एक दरवाज़ा टूटता है। सेम होता है लाइफ में। आपको जब भी एक पैशन तब मिलता है जब आप सबसे पहले 10 चीज़ ट्राई करते हो। तो अगर आपको कोई भी मार्केट में जाना है, कुछ भी चीज़ करनी है, फर्स्ट ट्राई एटलीस्ट 1000 थिंग्स। 10 चीज़ करो, 1000 चीज़ करो, किसी में मना मत करो। काम करने से तो कभी मना मत करो। दैट्स व्हाट आई बिलीव। और आपकी इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी खुद की रही है, स्कूटी पेप्सी अब रोल्स रॉयस। ऐसे यार ये पॉसिबल है, ऐसे क्रिप्टो में 1 लाख को 1 करोड़ बनाना? 100%। सो इसको ना बोलते हैं फ्लिपिंग वाला गेम। एक इसमें क्या होता है कि हर एक चीज़ का ना एक भाव होता है, हर एक चीज़ का एक प्राइस होता है। जैसे आप देखो माधुरी दीक्षित 1999 में बहुत फेमस थी, आज उसका प्राइस नहीं, आज श्रद्धा कपूर का प्राइस है। तो वैसे अभी किसी टोकन का प्राइस है, फ्यूचर में शायद नहीं होगा। आपको किसी भी चीज़ में अर्ली एंटर करना है, तो आपके कोई भी टोकन 3x 4x 5x 10x हो सकता है इन मंथ्स और वीक्स। तो 1 लाख से करोड़ छोड़ो, 1 लाख से लोगों ने 10-10 करोड़ बनाए हैं। एक ट्रेडर का कहानी पढ़ रहा था, उसने $40 से 16 करोड़ रुपए बनाए 24 घंटे में। 4,000 रुपये से 16 करोड़ 24 घंटे में, एक टोकन में इन्वेस्ट करके। सो क्रिप्टो में अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है जो आपको कोई भी फाइनेंशियल मार्केट में नहीं मिलती, चाहे वो कोई भी मार्केट्स हो। अगर आपको जेन्युइनली कमाना है तो आपको सबसे पहले इस मार्केट को 8 साल देने पड़ेंगे, 2 बुल साइकिल। क्योंकि पहली बार जब भी आप किसी मार्केट में आते हो ना, आपको 10-15 चीज़ से गुजरना पड़ेगा। आप पहले सही रहोगे, गलत होंगे, आपका पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पहली बार में कोई पर्सन पैसा कमा के जाए। और जब आपको एक एक्सपीरियंस होता है तो ये पैसा बनाना पॉसिबल है। और मेरी एक सीरीज़ चल रही है, मैं पब्लिकली बना के दिखा रहा हूँ। जस्ट गो इन माई इंस्टाग्राम, मैंने एक हाईलाइट बना के दिया है पब्लिकली। मैंने लोगों के बीच में प्राइस के साथ टोकन बाई की है, और वहीं पे जो टोकन्स बड़े वो मैंने हाईलाइट पूरी डाली हुई है, जितने भी प्लस में जितने माइनस में सब कुछ। सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। और आपके पर्सनल पोर्टफोलियो में कौन से टोकन्स मिलेंगे? पोर्टफोलियो में ऐसा है कि मैं फ्लिप करता रहता हूँ, बट आपने मुझे एक बीच में बात बोली थी कि डाइवर्सिफिकेशन जितना करो उतना अच्छा है, राइट? मैं ऐसा मानता हूँ डाइवर्सिफिकेशन इज अ बैड फॉर सक्सेस। रियली? 100%। क्यों? आप वर्ल्ड के कोई भी इन्वेस्टर देख लो, बी इट लेट राकेश झुंझुनवाला जी, आज भी उनके पोर्टफोलियो का 43% पैसा टाइटन में है। वॉरेन बफेट 35% एप्पल में है।
डाइवर्सिफिकेशन में प्रॉब्लम ये है कि आप मैसिव वेल्थ कभी क्रिएट नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके पास 10 टोकन है, आपने सब में अपनी नेटवर्थ का 10% डाला हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि एक टोकन बढ़ गया, 2 टोकन बढ़ गए, बाकी नहीं बढ़े, ओवरऑल पोर्टफोलियो कभी कंपाउंड नहीं होगा। आपको पता है मेरी ओवरऑल नेटवर्थ का 43% पैसा एक क्रिप्टो के प्रोजेक्ट में है। 43%। आई हैव 4 crores इन जस्ट वन प्रोजेक्ट। और वो कौन सा प्रोजेक्ट है? रिसेंटली इट्स अ फाला, आई बॉट इट $0.10, इट्स अराउंड 0.60 पे चला गया है अभी, 6 गुना पैसा हुआ है। एंड मैं हर बार कॉन्स्टेंट इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मेरी नेक्स्ट एक बैट है जिस पे मैंने सेम चीज़ करी हुई है। सो आई एम बुलिश ऑन अ टोकन कॉल्ड ग्रिफिन। ओके। एक सोलाना पे AI एजेंट का प्रोजेक्ट है। तो अगर आपको टेक्नोलॉजी समझनी है ना, क्रिप्टो में सबसे पहले टेक्नोलॉजी आती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि AI मोस्टली वर्ल्ड को टेक ओवर करेगा 110%। तो AI का एक कॉन्सेप्ट बन रहा है AI एजेंट्स। तो ये क्या होता है, जैसे मान लो कोई छोटे छोटे टास्क होते हैं, तो वो जब एक इंसान परफॉर्म करता है ना, तो हम लोग गलती करते हैं, हमसे मिस्टेक्स हो सकती है, हम लोग टाइम में कभी लेट कर सकते हैं, ह्यूमन एरर का रहता है बहुत रहता ही है। मशीन गलती नहीं करता। तो इन्होंने क्या किया, AI के ऐसे कोड बना दिए, AI के ऐसे एजेंट्स बना दिए जिसको आप चीज़ें बोलो वो ऐसी चीज़ें करेगा जो एक ह्यूमन नहीं कर सकता। और टेक्नोलॉजी का इतना एडवांसमेंट हो चुका है कि आज तो मतलब लिटरली आपको कोई वेबसाइट बनानी है, आपको कोई छोटा छोटा काम करना है, आपको एप्लीकेशन बनानी है, 5 मिनट के अंदर आपकी एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी। मुझे याद है 2020 में जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी चालू करी थी, तो हम लोग एक वेबसाइट के लिए 50,000 60,000 रुपये चार्ज करते थे और उसको लगभग 2 से 3 दिन लगते थे बनने में। आज वो चीज़ AI एजेंट्स या फिर AI के बाकी के प्रोजेक्ट्स आपको 5 मिनट के अंदर करके देते हैं। सो इट्स अ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी एंड ऑफ द डे, एंड दैट्स वाई आई थिंक इट विल रन वेरी वेल इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो इसमें मैं एक इन्वेस्टर हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। और अगर 2025 प्रिडिक्शंस की बात करें तो कौन से टोकन्स हैं जिस पे नज़र डालनी चाहिए? सो मैं प्रेडिक्शन कर देता हूँ बिटकॉइन की प्राइस कितनी जाएगी, क्या रहेगी, हाँ, फिर हम देखेंगे बिल्कुल, कि of course। फिर देखते हैं कि क्या प्राइस रहती है। बिटकॉइन मुझे लगता है $150,000 टच करेगा 2025 में। इथीरियम आई थिंक $8,000 to $10,000 के बीच में रहेगा। सोलाना करके टोकन है जो रहेगा $800 आसपास। एंड फाला जो कि मेरा फेवरेट टोकन है, वो जाएगा $3 एट लीस्ट इन माय ओपिनियन। एंड मैं ऐसा मानता हूँ कि 2025 में एट लीस्ट इंडिया में कुछ जगहों पे तो हम क्रिप्टो से पेमेंट करते होंगे एट लीस्ट। 2021 में आई थिंक हुआ था ये, मैंने ना एक चीज़ देखी थी कि एक रिक्शा के पीछे एक QR लगा था जहाँ पे लिखा था कि वी आर एक्सेप्टिंग बिटकॉइंस पेमेंट, ऐसा कुछ करके। 2021 का ये मुझे याद है, अगर हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो मैं मानता हूँ 2025 में बहुत सारी कंपनीज ये चीज़ें करेगी एंड इंडिया लीड नहीं करेगा। टू बी वेरी लाइक सैड है, बट या बट इंडिया इतना बिहाइंड द कर्व क्यों है? एज अ ह्यूमन बिहेवियर हमें प्रॉफिट करने से ज़्यादा लॉस ना करना पसंद है। हम आज बात कर रहे हैं, मान लेते हैं कि आपके नीचे गाड़ी खड़ी है, ठीक है। अब आपको कोई आके यहाँ पे लड़का बोलता है कि मैम आपकी गाड़ी में कोई पंचर कर रहा है। आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मैं एक बिजनेस करने वाला जिसमें आप महीने का 5 लाख रुपए कमाएंगे। लेकिन कोई लड़का अगर आपको बोलेगा ना आपकी गाड़ी में पंचर कर रहा है, बोलेगे कौन है वो, अब दौड़ के जाओगे, आपको पता है 50 रुपये का पंचर है, तुरंत हो जाएगा। तो ह्यूमन बिहेवियर ये है कि हमें लॉस नहीं करना, प्रॉफिट हो ना हो लॉस नहीं होना चाहिए। तो जब भी इंडिया में प्रॉब्लम पता है क्या है, इंडिया में टेक्नोलॉजी और अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। आज एक ऐसा कोई पर्सन है जो थोड़ा बूढ़ा है, उसका स्कैम करना बहुत ईजी है, उसको पता नहीं है कैसे। मेरे फादर को नहीं आइडिया है कि कैसे UPI वगैरह वर्क करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि पहले इंडियन लोगों को बचाए, एक बार लोग बच गए तो फिर बाकी की चीज़ें होगी। ऑनेस्टली गवर्नमेंट को भी नहीं ऑनेस्टली पता क्या टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है। आई वॉन्ट कि इंडिया बहुत आगे बढ़े इस मार्केट में, बिकॉज अच्छा पैसा प्रिंट हो सकता है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कल्चर नहीं है और एडॉप्शन नहीं है। और गवर्नमेंट को मारने की आदत जाती नहीं है, वो हमेशा स्टार्टअप्स को या चीज़ों को किल करती है। सो ना मैं अभी एक चीज़ पढ़ रहा था कि इंडिया में अगर सारे वर्ल्ड के बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स रहते, अगर वो इंडिया में रहते तो आज इंडिया लगभग 2nd या 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी होती ऑलरेडी। बट इसीलिए लोग बाहर जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई टाइप का सेफ्टी नहीं है। मेरे दुबई का सबसे मेन रीज़न सेफ्टी। जब भी आपके पास पैसा होता है, जैसे आज मैं कभी भी दुबई में हूँ तो मेरे पास कन्विक्शन सेफ्टी बहुत आसान है। मैंने एक चीज़ मानता हूँ कि एक इंसान का दिमाग एक चीज़ पे चल सकता है, 2-3 में नहीं चल सकता, मल्टीटास्किंग में नहीं बिलीव नहीं हो सकता। अब मान लो यहाँ पे ऊपर पे सूरज की किरण पड़ रही है एक पेपर पे, आपने देखा होगा पेपर जल सकता है सूरज से, लेकिन तब जल सकता है जब आपको में मैग्नीफाइंग ग्लास लगाओ, सीधा जल नहीं सकता। प्रॉब्लम क्या है,
अगर सूरज की सारी किरणें एक जगह पे डाइवर्ट होकर फिर अगर कागज़ पे जाती तो जलता है वो। सेम हमारे दिमाग में होता है। अगर आपका हर एक थॉट एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं ना, तब जाके आपका कोई भी काम होगा। इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि आप कर ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ चीज़ें आती ही रहेगी। कभी कोई गवर्नमेंट कुछ कांड कर देगी, कभी कोई पर्सन कांड कर देगा। मैं दुबई में भी यहाँ से इंडिया में आया, सो मैंने मेरा ट्विटर ओपन किया, मैं जितनी न्यूज़ दिख रही है सारी कलेश वाली। यहाँ पे इसके बीच में कलेश हुआ, इसने इसको मार दिया, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहे। दुबई मुझे ऐसी न्यूज़ दिखती ही नहीं है। तो उसका एक मीडिया भी ऐसे डिज़ाइन हुआ है कि आपको बैड न्यूज़ नहीं दिखती। उससे क्या तुम्हारे दिमाग पे इम्पैक्ट खराब नहीं पड़ता। जो इंसान अच्छा सोचता है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो अच्छा कर लेगा ज़िंदगी में, अच्छा नहीं कर पाएगा। बट खराब सोचता है ना, उसके एक ही ऑप्शन होता है, वो खराब ही होगा, वो अच्छा नहीं कर सकता। तो एक तो प्रॉब्लम ये है। दूसरा सेफ्टी। मेरा एक दोस्त था, हमने उसको दुबई बुला लिया, कानपुर का है। उसने पिछले 1 साल में क्रिप्टो से $1 मिलियन बनाया, 10 करोड़ रुपए बनाया, और वो 21 साल का है। सारा उसका पैसा डेस्क पे। मैंने कहा कानपुर में किसी को पता चल गया ना तेरे पास इतना पैसा है, तुझे उठा लेंगे ये लोग। राइट। तो दुबई आ गया मेरे साथ। यहाँ पे क्योंकि ये कल्चर नहीं है, इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। एंड इसलिए दुबई बहुत आगे है। मैं हर एक पर्सन को सजेस्ट करता हूँ कि आप है ना दुबई, कुछ लोग है ना मोदी को ऐसा बोलते हैं कि मोदी इतना घूमता क्यों है, बट मोदी को घूमना चाहिए। आप बाकी कंट्रीज देखो कैसे डेवलप करती है टेक्नोलॉजीज, इससे ना इंडिया में बहुत ज़्यादा कल्चर में फ़र्क आएगा। और आपका क्रेजीएस्ट खुद का कोई ऐसा क्रिप्टो में कोई ट्रेड रहा जिससे आपको सबसे ज़्यादा क्रेजी रिटर्न्स मिले? क्रेजी ट्रेड था, अभी मैंने आज से 1 साल पहले एक टोकन बाई किया था फ्रॉज करके। सो मैंने कुछ $500 इन्वेस्ट किए थे, 50,000 रुपये आसपास। एंड मैं भूल गया था, मुझे याद भी नहीं था। और जो एक अपना ओपन एआई के कुछ फाउंडिंग मेंबर्स थे, उन्होंने एक वीडियो पब्लिश किया और उनके हुडी पे वहाँ पे उसका टैटू था। तो एक दिन के अंदर वो 20 गुना बढ़ा। सो आई मेड 15 लाख रुपीज़ इन जस्ट 10 मिनट्स में भी, 10 मिनट में। यस। और इसका मेरे पास पूरा वीडियो है। मेरे स्टूडियो में ही था और वहाँ पे मुझे बोला कि टोकन इतना बढ़ रहा है। तो मैंने कहा अच्छा क्या हो रहा है। मैं बाहर आया, शूट चालू था मेरा, मैं बाहर आया, मैंने देखा, मैंने उसका पूरा वीडियो बनाया। सो क्रिप्टो में कभी कैसा होता है कि यार आपने कुछ बाई कर लिया ना, वो इतना बढ़ जाता है ना, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये मार्केट में चीज़ें होती रहती है। और इनफैक्ट अभी मैंने रिसेंटली पढ़ रही थी कि टेस्ला के जो सीईओ हैं इलॉन मस्क, उन्होंने ट्विटर पे एक्स पे अपना नाम चेंज करके रख लिया था KKS मैक्सिमस, और वो एक न्यू मीम कॉइन है। करेक्ट। राइट। उस मीम कॉइन में 900% सर्ज आया था एक दिन के अंदर। हाँ, एक दिन या 2-3 दिन के अंदर। उसके बाद उन्होंने वापस चेंज कर लिया, बट दैट वाज क्रेजी। यस, क्योंकि ये मार्केट में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही पावरफुल है, जैसे इलॉन मस्क। बाइनेंस का सीईओ है सीजी करके, ये भी इतना पावरफुल है। उनको कहा जाता है कि वो मे बी ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन क्रिप्टो। एब्सोल्युटली। इज दैट ट्रू? एब्सोल्युटली। और ये बना है 7 साल में। मुझे एक पर्सन बताओ कोई भी मार्केट का जो 7 साल में किसी मार्केट में है और 7 साल में बिलियनर बन गया। किसी भी मार्केट में नहीं है, स्टॉक में भी नहीं है, रियल एस्टेट में भी नहीं है, कोई भी मार्केट में नहीं है। सो दैट्स अपॉर्चुनिटी। एंड उनके इतने ज़्यादा मतलब वो है कि वो अगर किसी टोकन के बारे में बात करते हैं, उसने एक बीच में टोकन था एवा करके, ट्रावेला, उसने उसके बारे में ट्वीट किया कि वी आर स्टिल इन्वेस्टिंग इन ट्रावेला। एक दिन में 300% पंप। एक दिन में नहीं, 25 मिनट के अंदर $300 का पंप। सो आज भी लोग इतने इन्फ्लुएंस के कि आप टोकन कोई भी आएगा ना तो कुछ भी वो बोलेंगे ना। जैसे इलॉन मस्क का एक बहुत ही मस्त सीन है। बुल मार्केट में क्या करता है, ये एक कांड करता रहता है। इलॉन मस्क कांडी आदमी है। वो उसके पास इतना टाइम है कि सबको रिप्लाई करता रहता है ट्विटर पे और ये चीज़ें करता है। तो जब भी उसको मज़ा आता है ना, वो कभी भी किसी टोकन के बारे में डाल देता है कोई भी ट्वीट, और वो टोकन का प्राइस 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना सर्ज होता है, और उस पर केस होता है, केस लड़ता रहता है। तो इलॉन मस्क का बहुत सेट रहता है, प्राइस बढ़ाता रहता है। डोज कॉइन को अकेला इलॉन मस्क, लाइक उस पर ना एक स्टोरी बनी थी कि डोज कॉइन का एक फाउंडर था जिसने डोज कॉइन को बनाया था। उसने डोज कॉइन बेच के एक कार बाई करी थी। आज डोज कॉइन की वैल्यू उस पूरी कार की कंपनी से ज़्यादा है। अगर उसने नहीं बेचा होता तो आज वो उस कार कंपनी का ओनर होता। सो ऐसा है, क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते ऐसी चीज़ हो सकती है। एक पता है, एक नया टोकन है जिसके बारे में आजकल बातचीत हो रही है और मैं ट्विटर पे काफ़ी इधर उधर देख रही हूँ। उसका नाम है क्वार्डन। उसके बारे में सुना है आपने? यस। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मुझे ये टोकन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट मैं हर एक पर्सन को एक रिकमेंड करना चाहता हूँ कि इस मार्केट में बहुत स्कैम्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा प्रोजेक्ट स्कैम है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मार्केट में स्कैम करना बहुत ईजी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे ऑडियंस के पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, या तो आप किसी भी फ्री इन्फ्लुएंसर जो आपको बता रहा है
उसकी बात सुनो, उस पर अपने रैशनल बनाओ और इन्वेस्ट करो। इंडिया में कोई लॉ नहीं है कि मैं अगर कोई चीज़ का प्रमोशन करता हूँ तो मुझे किसी को नहीं बताना कि इसने मुझे पैसा पे किया है। आपको पता है मुझे 20-20 लाख रुपए पे किए जाते हैं एक टोकन को प्रमोट करने के लिए। आई नेवर टेक दैट, बिकॉज मैं क्या करता हूँ, मैं लोगों से चार्ज कर लेता हूँ कि आप मेरे कोर्स में अगर ज्वाइन करते हो तो आई चार्ज फ्रॉम यू, सो आई विल नेवर डू प्रमोशंस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे जितने भी आपको इन्फ्लुएंसर्स दिख रहे हैं जो इंडियन मार्केट में है, 98% इन्फ्लुएंसर्स कभी भी रिवील ही नहीं करते कि वो टोकन प्रमोटेड होते हैं। टोकन्स उनको पैसा पे करते हैं, क्रिप्टो से पैसा पे करते हैं, कोई ट्रैक तो है नहीं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। टोकन पंप होता है, एक आम आदमी पे डंप होता है और टोकन चला जाता है। बी अवेयर ऑफ स्कैम्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़, कभी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट करो, हमेशा सही सोर्सेज से इन्वेस्ट करें। आपको पता है यूएसडीटी का स्कैम कैसा चलता है इंडियन मार्केट में? सो यूएसडीटी एक ऐसी चीज़ है, क्रिप्टो नहीं, यूएसडीटी, जिससे गवर्नमेंट को डर लगता है। यूएसडीटी से ही जितने भी पूरे वर्ल्ड में स्कैम होते हैं ना, सारे इससे होते हैं। बीट टेरर फंडिंग, बीट एवरी सिंगल थिंग, कुछ भी चीज़ आप बोलो, एक्सटॉर्शन, सब कुछ यूएसडीटी से होता है। क्योंकि यूएसडीटी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कहीं पे कन्वर्ट हो सकती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आज अगर किसी आतंकवादी को कहीं भी कंट्री से इंडिया में पैसा लाके आतंक फैलाना है, वो लाएगा यूएसडीटी से पैसा, यहाँ पे लाएगा, कैश कन्वर्ट करेगा और उसका यूज़ करेगा। कोई ट्रैक नहीं, कुछ भी नहीं। आज से पहले ये ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं था। सोचो, पहले उनको गुफाओं में जाके घुस के आना पड़ता था, कितना आसान हो चुका है। सो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट यूएसडीटी से बहुत डरती है कि यहाँ पे जितने भी काले काम होते हैं ना, यहाँ से होते हैं। दूसरा, इसका रियल यूज़ केस है बेसिकली, बट क्रिमिनल्स ने इसको इतना फैला दिया है कि अब मुझे लगता है कि जो पहले डायमंड का व्यापार होता था ना, वो यूएसडीटी रिप्लेस करेगा। अब आपको ट्रेन में डायमंड भेजने की ज़रूरत नहीं है, पर्ची भेजने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है पहले ऐसा होता था, हाँ। डायमंड्स भरते थे, एक पर्ची लेते थे, हवाले पर्ची को की। फाड़ते थे और हवाला हो जाता था। अभी हो रहा है यूएसडीटी से, सिंपली आपको कोड देना है एंड यू आर सेट। सो नॉट जस्ट वन स्कैम, ऐसे बहुत सारे हैं। सबसे बड़े इंडिया में स्कैम होते हैं एमएलएम कंपनीज जो क्रिप्टो में आती है। इट्स द बिगेस्ट स्कैम। एमएलएम का एंड ऑफ द डे स्ट्रक्चर ये है कि सब लोगों को एक साथ लाइन में लो और सबको उठा लो। एमएलएम कौन सी कंपनीज होती हैं? एमएलएम मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप की कंपनीज। Okay. जो लोग क्या करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि ये टोकन है, अब बाय करो। जैसे पाई नेटवर्क आया था, लोगों ने 3-3 साल उसको मिंट करते रहे। अब पता नहीं रिलीज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। इस टाइप की कंपनीज में प्रॉब्लम ये है कि इसको कोई यूज़ नहीं कर रहा। और इंडिया में लोग हैं ना, ऑनेस्टली मतलब मुझे नहीं बोलना, किसी को मेहनत नहीं करनी है, सबको क्विक रिच बनना है। किसी को ये नहीं समझना कि सच में वर्क कैसे करता है। सोचो, कुछ लोग मुझे पूछते हैं डोज कॉइन $1 जाएगा, कैसे जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। इतना पैसा मार्केट में आएगा कहाँ से? मतलब डोज कॉइन, ये लोग ये कहना चाहते हैं एक ऐसा कॉइन जिसको कोई वैल्यू नहीं है, वो एक देश से बड़ा बन जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सो एमएलएम से दूर रहे, यूएसडीटी के स्कैम से दूर रहे, क्लीन चीज़ें करें। कॉइन डीसीएक्स से आप बाई करो अगर आपको नहीं आता है तो, उस तरह से आप इन्वेस्ट करना चालू करो, फिर जाके बाकी की चीज़ें कर सकते हो। राइट। और ये भी बोला जाता है कि गेमिंग सेक्टर भी बहुत अप एंड कमिंग है, या नहीं? मिस इन्फॉर्मेशन। सो गेमिंग के 2 पर्सपेक्टिव बताऊंगा यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल गेमिंग की। ट्रेडिशनल गेमिंग जितना भी है, सारा का सारा चलता है बेसिकली यूएसडीटी से ही। आपको पता है दिन के 200-200 करोड़ रुपए घूमते हैं। आपको जो ये मार्केट दिखती है ना, जहाँ पे लोग गैम्बल करते हैं, हाँ। उसके अलग अलग अकाउंट्स में ये सारा पैसा यूएसडीटी से ही जाता है। फेसबुक एड अकाउंट में भी पैसा यूएसडीटी से ही ऐड होता है। सो जितने भी लोग ये ऐड चला रहे हैं, ये सब काम यूएसडीटी से ही हो रहा है। गेमिंग इज़ द बेस्ट सेक्टर, बट इसको आप लीगलाइज नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका लोग अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे आप देखो तो इंडिया में सबसे बड़ा जो गेमलिंग या गेमिंग का प्लेटफॉर्म है, आप देखना उसके फादर कौन है, उसके आसपास के लोग कौन है। अगर आपके पास पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है ना, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इंडिया में गेमिंग सेक्टर में कुछ भी काम कर सको। दूसरा, क्रिप्टो की बात करें गेमिंग में, तो गेम एक अलग तरीके से वर्क करता है। एक गेम बनाने में आपको 5 साल लगते हैं, उस पर बहुत टेक्नोलॉजी वर्क करती है, बहुत ज़्यादा आपको पैसा लगाना पड़ता है। Right. और गेम लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। बाकी सारी चीज़ लॉन्ग टर्म हो सकती है, गेम्स नहीं हो सकते। पबजी आपको पता होगा, 2019 में हम सब लोगों ने पबजी खेली होगी, कभी ना कभी देखा होगा। 2021 तक चला, 22 तक चला, आज 25 में लगभग कोई नहीं खेल रहा होगा, बहुत कम लोग खेल रहे होंगे। सो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि बहुत ही फास्ट आता है, एडॉप्शन बहुत ही मैसिव होता है। और 3 चीज़ ऐसी होती है इस वर्ल्ड में जिससे कोई भी पर्सन को आप ट्रिक कर सकते हो और एक पर्सन को बर्बाद कर सकते हैं। नंबर 1, गेमिंग या गैम्बलिंग। एक पर्सन जो गेमिंग का या गैम्बलिंग का एडिक्ट
पर्सन है वो पर्सन कभी भी उससे बाहर नहीं आ सकता, वो हमेशा पैसा लगाएगा। सेकंड इज सेक्स। जो पर्सन को आप पॉर्न बेच सकते हो ना, सेक्स बेच सकते हो ना, वो पर्सन कभी उससे बाहर नहीं आ सकता। उसको मेंटल एकदम डाउन हो जाता है, डोपामिन का स्पाइक चला जाता है ऊपर और वो कभी सोच नहीं सकता उसके बाद। और थर्ड थिंग, नशा। किसी भी चीज़ का नशा बेचो तो ऐसा बोला जाता है कि ये 3 बिजनेसेस ऐसा है जहाँ पे आप लॉस कभी नहीं करोगे। और एक आम इंडिविजुअल सबसे पहले इन 3 चीज़ों पे जाता है। इवन मेरा लास्ट बुल मार्केट का हाईएस्ट प्रॉफिटेबल एक टोकन था, आई मेड नियरली 10x ऑन दैट इन जस्ट 1 डे। वो टोकन था एक पॉर्न साइट। उसका एक टोकन आया था जहाँ पे इमेजिनेशन वीडियो थे, इमेजिनेशन वीडियो लाइक, फिर से बता दो, जहाँ पे इमेजिनेशन के वीडियोस थे, लाइक एकदम एआई से बने हुए वीडियो। Right. लोग उसके लिए $60 पे कर रहे हैं। Oh my People are paying 600 rupees for these videos, right? इस 3 निश ऐसी है जहाँ पे आप पैसा लगाओगे ना, पैसा हर बार बनेगा। हाँ, लोगों को बुरा लग सकता है, दिस द थिंग, इसी 3 चीज़ों में पैसा बनेगा और यहाँ पे कभी लॉस नहीं होगा। इवन इंडियन स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी देखो जिसने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया, ITC, सिगरेट की कंपनी, राइट। इंडियन आप यूएसए स्टॉक मार्केट की देख लो, सबसे हाईएस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी वहाँ की सिगरेट की कंपनी। तो ये 3 चीज़ में पैसा लगाओ, कभी लॉस नहीं होगा। पहले बहुत टाइम तक आई थिंक क्रिप्टो के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और अब अगर इन्फॉर्मेशन आ रही है तो उसके साथ मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ऐसे में अगर किसी को सीखना है, रिसर्च करनी है, तो उसके लिए वैलिड टच पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले किसी भी क्रिप्टो के आप ट्विटर पे चले जाओ, उसका वाइट पेपर अगर आपको पढ़ना आता है तो पढ़ सकते हो। ट्विटर पे वो कंपनीज क्या बता रही है, उसका विजन क्या है, आप पढ़ सकते हो। सेकेंड थिंग, हर एक कंपनी का एक वेस्टिंग स्केड्यूल होता है। प्रोजेक्ट में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास आज कुछ टोकन्स पड़े हैं तो मैं कभी ना कभी उसको मार्केट में बेचूंगा। जैसे ओनर्स होते हैं वो मार्केट में अपने शेयर्स बेचते हैं, वैसे ही तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोकन डंप कितना हो सकता है। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, मान लेते हैं कि टोकन की टोटल पूरे मार्केट में टोकन से इसके 1 बिलियन एग्जाम्पल, चलो मैं मान लेता हूँ एक जीत करके टोकन है। जीत टोकन के टोटल जो मार्केट में टोकन्स अवेलेबल टोकन्स वो है 1 मिलियन टोकन्स, ठीक है। लेकिन जो सर्कुलेशन में है वो है अभी सिर्फ 300 के। तो 700 के टोकन्स अभी बचे हैं मार्केट में, तो वो कब मार्केट से बाहर आएंगे, क्योंकि जब भी वो आएंगे लोग डंप करेंगे, इसलिए प्राइस घटती है। अगर आप जितने भी टोकन्स देखोगे ना, जो टोकन्स बहुत घटे हैं, जस्ट एक रीज़न होता है कि उसका वेस्टिंग स्केड्यूल। तो ये आप पता कर सकते हो क्रिप्टो रैंक से, जहाँ पे आपको आइडिया आएगा कि कब इन्वेस्टर्स बेचने वाले हैं। थर्ड थिंग, उसके वेल्स को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। वेल्स क्या होता है? वेल्स वो लोग होते हैं जिनके पास बड़ा फंड होता है, जो बड़ा इन्वेस्ट करता है। जैसे मान लेते हैं किसी के पास 5 करोड़ रुपए, 7 करोड़ रुपए किसी टोकन में इसने इन्वेस्ट किया है, तो वो वेल माना जाता है। अब वेल को ट्रैक करना क्रिप्टो में आसान है। स्टॉक मार्केट में अगर किसी ने बाई किया वो और 1% से कम की सप्लाई बाई की है, तो आपको पता नहीं है किसने बाई किया है। यहाँ पे आपको हर एक पर्सन को ट्रैक कर सकते हो, ये पूरा ऑन चेन होता है। सो अगर आप वेल्स को ट्रैक करते हो तो आप गलती लगभग नहीं करोगे। देखो, जो बंदे को पैसा कमाना आता है ना, वो हमेशा कमाएगा, जिसको नहीं आता वो हमेशा गवाएगा। तो जो बड़े इन्वेस्टर कर रहे हैं ना, उसको ब्लाइंडली कॉपी करो, मैं कहता हूँ, तो भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। और इसको आप ट्रैक कर सकते हो, डेक्स टूल करके एक साइट होती है, वहाँ पे आप अगर होल्डर्स काउंट में जाओगे तो वहाँ पे आपको सबके जिसके पास वो टोकन्स की कितनी सप्लाई सब कुछ दिख जाएगा, तो वहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो। थर्ड थिंग, उसके इन्फ्लुएंसर कौन कौन से हैं, क्योंकि आज भी ये मार्केट हेवीली मैनिपुलेट है मार्केटिंग से, पूरा मार्केटिंग बेस्ड गेम है यहाँ पे। जितना आपका अच्छा मार्केटिंग होगा उतना आप अच्छा टोकन को पंप कर पाओगे। तो ये चीज़ ऐसी है जो आपको देखनी चाहिए। सेकेंड थिंग, नैरेटिव आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। हर मार्केट में 2-2, 3-3 टाइप के नैरेटिव्स चलते हैं। जैसे आज मैं डीफाई की बात आपके सामने कर रहा हूँ, बट डीफाई 2017 का टॉपिक था। आज डीफाई के प्रोजेक्ट इतने अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, आज एआई के अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो हमेशा 2 से 3 सेक्टर में रहे जो इंडिया में बूम कर रहा है, जो पूरे वर्ल्ड में बूम कर रहा है। जैसे एआई सबको पता है बूम कर रहा है, एआई में इन्वेस्ट करोगे, यू विल नॉट लूज मनी। दैट्स हाउ यू कैन रिसर्च अबाउट टूल्स एंड आपके अलग अलग डेटा पॉइंट। बीच में एक ब्रिज सेक्टर की भी बात हुई थी। कौन सा? ब्रिज सेक्टर। ब्रिजिंग करना, बट खत्म हो गया वो। ओके। हाँ, पता है बिटकॉइन जब आया था तो उसकी एक बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ मेरे को लगी थी, उनके फाउंडर की स्टोरी, करेक्ट। कि किसी को पता ही नहीं है कि सातोशी नाकामोटो कौन है, वेदर ही इज़ वन पर्सन, वेदर इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। सो व्हाट डू यू थिंक मस्ट हैव बीन द साइकोलॉजी बिहाइंड बीइंग अनोनिमस? कभी भी ऐसी टेक्नोलॉजी आती है ना, तो द बेस्ट थिंग इज आप अपने आप को कभी रिवील ही मत करो, क्योंकि अगर आप रिसर्च देखो तो जितने भी अच्छे इनोवेटर्स थे जिन्होंने बेस्ट इन्वेंशंस करे इस मार्केट में, उन सबको मार दिया गया है। प्रॉब्लम ये है कि हर एक पर्सन आपके अगेंस्ट हो जाएगा अगर आपने कुछ ऐसी इनोवेशन करी और आप मार्केट में सबके सामने चेहरा लेके आते हो तो। और मैं समझता हूँ ऑलरेडी मर चुका है सतोशी नाकामोटो।
क्योंकि सतोशी नाकामोटो के पास 1 मिलियन बिटकॉइन है। आप सोचो एक बिटकॉइन का प्राइस आज $1 लाख चल रहा है। इतना बढ़ने के बाद 15 साल में अगर कोई पर्सन का एटलीस्ट वो अपने वॉलेट को छू भी नहीं रहा है, ये पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली। आप एटलीस्ट आपको इतना प्राइस दिख रहा है तो आप कुछ ना कुछ बेचोगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट्स बुक करोगे, कुछ भी नहीं। इनमें अपने में मर चुका है। कुछ इसकी थियरीज ऐसी भी है कि जहाँ पे कुछ 4 कंपनीज है, सैमसंग है, मोटोरोला है, और इन सब का मिलके आगे के वर्ड अगर आप देखो तो सैमसंग का SA, तोशिबा का TOSHI शतोशी, नाकामिची का नाका एंड मोटोरोला का मोटो। Okay. So, ऐसा करके उन लोगों ने एक वो बनाया था कि शतोशी नाकामोटो। तो लोग ऐसा बोलते थे कि ये 4 कंपनी ने मिलके ऐसा कोई बिटकॉइन बनाया और उन्होंने इस तरह से नाम रखा है, जो कि मेरे ओपिनियन सही नहीं है। ऐसी टेक्नोलॉजी कोई 4 कंपनी मिलके या फिर ऐसी बड़ी कंपनी मिलके कभी नहीं कर सकती। ये किसी एक पर्सन का ही काम है जिसने उस टाइम पे ये सोचा जो आज भी हम नहीं सोच पा रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि उसके इनोवेशन आप देखो कि अभी उसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, जो पर्सन जिंदा नहीं है। अब हमारा फोकस होना चाहिए कि बिटकॉइन नेक्स्ट एटलीस्ट 10-20 साल तक बहुत अच्छे से चलेगा। तो इस टाइम पे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और जितने भी इंडिया में जो चीज़ें हो रही है जो ब्लॉकचेन से अच्छे से हो सकती है, बेटर तरीके से हो सकती है, एफिशिएंट तरीके से हो सकती है, उसको हमें यूज़ करना चाहिए। राइट। पता है, मैं विटालिक बुटेरिन का एक इंटरव्यू देख रही थी, जो इथीरियम के को फाउंडर हैं। उन्होंने एक और थ्योरी शेयर करी थी कि मार्केट में एक और थ्योरी चल रही है सातोशी नाकामोटो को लेके, कि शायद इसके फाउंडर थे हैल फिनी। हैल फिनी कैलटेक के एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। अब वो मर चुके हैं, बट उनकी बॉडी क्रायो प्रिजर्व हुई है करेक्ट। कहीं ना कहीं पे। तो ये भी मानना है कि शायद वो थे, ही वाज द फाउंडर, क्योंकि आई थिंक द फर्स्ट ट्रांजैक्शन एवर जो बिटकॉइन की हुई थी, दैट हैपेंड बिटवीन सातोशी एंड बिटवीन हैल फिनी। इसके बाद इसका एक और भी थियरी आया था कि किसी कंपनी ने अनाउंस किया था कि हम बताएंगे सतोशी नाकामोटो कौन है। तो उन्होंने क्या किया, ट्रांजेक्शन को ट्रैक किया, और सेकंड थर्ड ट्रांजेक्शन थी ना, उस पर्सन जो जिंदा है और उसके पास आज के टाइम पे कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिटकॉइन है, आज भी होल्ड कर रहा है वो, उसको उन्होंने बोल दिया कि भाई ये सतोशी नाकामोटो है। तो यहाँ पे क्या अपने अपने हिसाब से लोग रिसर्च करते हैं, थियरीज बनाते हैं। ऑनेस्टली इनमें से कोई सतोशी नाकामोटो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो या तो वो पर्सन अगर मर भी गया है तो इसके पास कुछ ना कुछ चीज़ें वो छोड़ के जाता, क्योंकि जो पर्सन मर चुका है उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर बता के जाता है ना तो कि भाई मैंने इनोवेशन की थी, तो एटलीस्ट उसका नाम होगा। हर एक जो बड़ा इनोवेटर होता है ना, उसको उसका नाम प्यारा होता है, उसको पैसा प्यारा नहीं होता। तो मैं नहीं मानता इनमें से कोई लोग हो सकते हैं, बट अगेन थियरीज तो काफ़ी सारी है। वैसे डोनाल्ड ट्रम्प भी बहुत ज़्यादा क्रिप्टो सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रम्प बढ़िया बंदा है। ट्रम्प एक ऐसा प्रेसिडेंट है जो कि USA के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए बेस्ट प्रेसिडेंट है। मैं क्रिप्टो में उसलिए उसकी बात नहीं कर रहा, बट आप समझो कि डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद इतने बिजनेसेस किए हुए हैं कि उसको एग्जैक्टली पता है कि क्रिप्टो की और बिटकॉइन की ज़रूरत क्या है। अब समझो किसी भी मार्केट में अगर US डॉलर कोलैप्स होता है, आज सारा देश प्रॉब्लम में आ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। और US डॉलर की आपको ना लाइव डेट ट्रैकिंग मिलती है। US गवर्नमेंट आज इतना डेट ले जा रही है, इतना मनी प्रिंट करे जा रही है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कुछ हद के बाद उसको बंद करने का, कि जिस दिन वो बंद हुआ GDP खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए ट्रम्प को ये चीज़ पता चल गई थी स्टार्टिंग में ही, वो बहुत टाइम से वो इसका बुलिश है कि कुछ हमें ऐसा लाना पड़ेगा जो लिमिटेड सप्लाई में हो, जो कि US डॉलर से पैग नहीं है। यानी कि अगर कोई US डॉलर से पैग चीज़ें है, यानी कि ऐसा है कि जो US डॉलर पर डिपेंडेंट चीज़ है वो भी सारी बंद हो जाएगी। तो वो गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन को बहुत सपोर्ट करता है। रॉबर्ट कियोसाकी भी इन चीज़ों की बात करता रहता है। हालांकि रॉबर्ट कियोसाकी को थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है, वो 2008 से प्रेडिक्ट कर रहा है कि नया क्रैश आएगा, और अब तक क्रैश नहीं आया। बट डोनाल्ड ट्रम्प, उसका बेटा भी पब्लिकली आके एक बार बोला है कि बिटकॉइन $1 मिलियन जाएगा। मैं समझता हूँ जितने भी लोग बिजनेस में काम करते हैं ना, उन सबको माइंडसेट है ना, वो सब लोग क्रिप्टो को सपोर्ट करेंगे। और सबसे बड़ा इस बार की बुल मार्केट का रीजन होगा डोनाल्ड ट्रम्प। पब्लिकली आके सबको बोलता है बाय द बिटकॉइन। राइट। And I think US government is the biggest government holding करेक्ट Bitcoin reserve. तो मैं मानता हूँ कि 4 ऐसी बड़ी ताकतें हैं जो इस बुल मार्केट को सबसे बड़ा बुल मार्केट खींच सकती है। नंबर 1 डोनाल्ड ट्रम्प, USA यानी कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी का प्रेसिडेंट। USA गवर्नमेंट, USA की गवर्नमेंट के पास 2,30,000 बिटकॉइन है, बिलियंस डॉलर्स के बिटकॉइन है। गवर्नमेंट होल्ड करती है बिटकॉइन, सोचो। तो बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट के पास नहीं है अभी, बट यहाँ पे गवर्नमेंट भी होल्ड कर रही है। तीसरा इलॉन मस्क, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन। और चौथा है ब्लैक रॉक। आपको पता है आज ब्लैक रॉक के पास ओवरऑल वर्ल्ड की
$16 ट्रिलियन की वो नेटवर्थ मैनेज करता है, $16 ट्रिलियन। और यूएसए की गवर्नमेंट ने अभी एक डेटा डाला था कि अगर हर एक पर्सन के पेंशन फंड में या फिर हर एक पर्सन की सेविंग्स में अगर हम 5% बिटकॉइन की लोकेशन डालें तो सिर्फ बिटकॉइन का भाव $500,000 पहुंच जाएगा, और क्रिप्टो की जो मार्केट होगी वो कम से कम 10 से 12 ट्रिलियन पहुंच जाएगी, और गोल्ड को भी शायद वो बीट कर सकते हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स। और ये चीज़ होगी क्योंकि यूएसए में जितना डाइवर्सिफिकेशन आप करोगे ना उतना बेटर है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी ऑलरेडी बढ़ चुकी है। दो टाइप की इकोनॉमी होती है, एक होती है ग्रोन इकोनॉमी जो बढ़ चुकी है, और एक होती है ग्रोइंग इकोनॉमी। ग्रोइंग इकोनॉमी में चांस ज़्यादा होता है पैसा कमाने का, बट वहाँ पे आप सेविंग नहीं कर सकते। जो इकोनॉमी ऑलरेडी बढ़ चुकी है उस पर आपको पैसा सेव करना है, आप बढ़ा नहीं सकते ज़्यादा। तो इसके लिए लोग नई नई चीज़ें लाते रहते हैं, बट आई एम डैम श्योर कि ब्लैक रॉक अपने इन्वेस्टर्स का कुछ ना कुछ % पैसा ज़रूर क्रिप्टो में डलवाएगा। बट ये खतरा भी है बिटकॉइन के लिए। खतरा इसीलिए कि अगर इतनी बड़ी ताकत आ जाती है ना मार्केट में, जो मार्केट को कंट्रोल करती है, तो हर पर्सन पैसा इसे लगा रहा है कि वो पैसा कमा सके, तो कभी ना कभी बेचेगा भी ज़रूर। तो अगर वो इतना बाई कर रहा है और अगर फिर वो सेलिंग करना चालू करेगा, और उस टाइम अगर बहुत लोगों ने सेलिंग करा ना, तो मुझे लगता है कि एक मार्केट में बहुत ही भयंकर क्रैश आएगा जो लोगों ने सोचा नहीं होगा। सो मैं प्रेडिक्शन देता हूँ 2025 इज़ द बिगेस्ट बुल रन एवर। आपने सोचा नहीं होगा उससे बड़ा बुल रन आएगा। एंड 2026 दिसंबर 2026 टू बी वेरी प्रिसाइज, इतना मार्केट क्रैश होगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यस। और पता है, जब मैं ये लिस्ट देख रही थी कि कौन सी गवर्नमेंट्स ने होल्ड किया हुआ है बिटकॉइन, उसमें एक नाम जो मेरे को बहुत सरप्राइजिंग लगा वो था भूटान। करेक्ट। ये कैसे हुआ? जितनी भी छोटी कंट्रीज है उन सब की करेंसी के ट्रेड्स नहीं होते वर्ल्ड मार्केट में। आप देखो तो अगर आप वर्ल्ड में कोई भी डील करते हो तो लोग बिटकॉइन से डील करते हैं, लोग यूएसडीटी से डील करते हैं, लोग यूएस डॉलर से डील करते हैं। तो जो छोटी कंट्रीज है उनके पास उनकी कंट्रीज के लिए सीमित करेंसीज है। जो भी छोटी कंट्रीज है उसमें अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो जैसे वेनेजुएला में आपने देखा था कि इन्फ्लेशन बहुत उसका ऊपर चला गया, तो वहाँ पे मतलब मैंने देखा था वीडियो जहाँ पे लोग ऐसा थैला भर के जा रहे हैं और ब्रेड लेके आ रहे हैं पैसे का। तो हर कंट्री में आगे जाके ये हालत होनी ही है। रीज़न ये है उसका कि करेंसी तो प्रिंट होती रहेगी, इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए कुछ कंट्रीज़ ने समझा और उन कंट्रीज़ ने बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना चालू किया कि अब हम यहाँ पे बिटकॉइन को लीगलाइज कर रहे हैं। मलेशिया में बहुत आगे है, एल सल्वाडोर बहुत आगे है, एंड इस टाइप की कंट्रीज़ जो है वो अभी कॉन्टिन्यूसली बिटकॉइन को बाई कर रही है। इंडिया अभी इसलिए बाई नहीं कर रहा क्योंकि देखो इंडिया में है ना बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत आबादी है। इस टाइप की कंट्री को संभालना ही बहुत मुश्किल होता है। दुबई इतना अच्छा इसलिए क्योंकि वहाँ पे आबादी 1 करोड़ लोगों की है, 1 करोड़ लोग, और मतलब संभालना ईजी है। अभी इंडिया के लिए टेक्नोलॉजी वैसी नहीं है, प्लस फाइनेंस मार्केट हमारा इतना स्ट्रांग नहीं है। आज इवन अगर आप किसी को नेट बैंकिंग करते हो, यूपीआई करते हो, आप उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे हो। अब समझ रहे हो? मैं अगर आज रिपोर्ट लिखवाता हूँ ना तो बोलते हैं कि भाई यूपीआई से पैसा आगे चला गया, अब हम ट्रैक नहीं कर सकते। जब तक ये ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है तो कैसे बिटकॉइन पे आप लाओगे? और मैंने ये चीज़ भी सुनी थी कि ये गवर्नमेंट्स माइनिंग राइट्स खरीद रही हैं। करेक्ट। वो कैसे होता है? सो जो बिटकॉइन होता है ना उसको माइन करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया माइनर्स होते हैं। मैं अगर किसी को बिटकॉइन ट्रांसफ़र करता हूँ तो बीच में माइनर होते हैं जो अपनी कमीशन रखते हैं, वो फिक्स होती है, और आगे बिटकॉइन ट्रांसफ़र होता है, लाइक ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू बेसिकली। अब ये जो माइनिंग करना होता है ना ये बहुत ही कॉस्टली होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत कॉस्ट लगता है। बट क्योंकि सबको पता है कि बिटकॉइन की हॉफिंग चलती रहेगी 2040 तक, कॉन्टिन्यूस चीज़ें होती रहेगी, तो हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि इसका फ़ायदा उठाए ताकि उनके पास एटलीस्ट कुछ बिटकॉइन आए, भले इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड वो उसको स्टोर कर पाए। ऐसे इवन इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ कंपनीज है जो बिटकॉइन की माइनिंग करती है। आपको पता है कि वो कौन सी कंपनीज हैं? एक्चुअली मैं उसके फाउंडर से मिला था, मुझे कंपनी का नाम नहीं पता, बट उसका फाउंडर जो है उन्होंने दुबई में बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं माइनिंग के, और स्टॉक मार्केट में वो लिस्टेड है और बहुत अच्छा रिटर्न बना था उसमें कुछ। इससे पहले स्टॉक में कुछ एक ऐसी कंपनी आई थी जिसने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया और वहाँ से वो स्टॉक का प्राइस लगभग 100-200% बढ़ गया था कुछ 3-4 महीनों के अंदर अंदर। डैम। तो ये फाउंडर्स यूजुअली टेक फाउंडर्स होते हैं इंडिया की अगर बात की जाए तो? टेक फाउंडर्स मोस्टली, जिसको समझ आता है कि बिटकॉइन वर्क कैसा करता है। अब समझो ना, इसको स्टॉप नहीं किया जा सकता, इसको रोका नहीं जा सकता, कितनी भी गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, अब इसको बंद नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इसका यूज़ करना ही सीखना पड़ेगा। वो होता है ना कि भाई ये बड़ी ताकत है, इसके सामने आप कुछ कर नहीं सकते, और टेक्नोलॉजी कोड है, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। सो इसीलिए लोग इसका यूज़ करेंगे। बोलते हैं ना कि प्यार कर सकते हो, नफरत कर सकते हो, बट वो इग्नोर नहीं कर सकते। करेक्ट।
ओके तो जीत, अगर आपको सम अप करना हो कि 7 सालों में आपने जितना भी सीखा है, अभी आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो, जितना आपने पैसे कमाए हैं, टू ऑल दोज यंग पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, व्हाट आर 5 क्विक एक्सपर्ट टिप्स यू वांट टू गिव टू देम? नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल, 10,000, 20,000, 30,000 से चालू करो. नंबर 2, फाइंड अ मेंटर. कभी भी एवरेज जो टिप्स आती है टेलीग्राम में टिप्स देते हैं उससे दूर रहो. सबसे बड़ा स्कैम उनका भी चलता है, उनका पर डे का धंधा 10-10 करोड़ का होता है. नंबर 3, स्टार्टिंग में हमेशा CoinDCX एप्लीकेशन से सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे बाई करो. नंबर 4, ओवरऑल नेटवर्थ का कभी भी 10% से ऊपर इन्वेस्ट ना करो. और नंबर 5, जो कि बेस्ट टिप है, फॉलो जीत शाह. उससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता. Right, it was a lovely conversation. Thank you so much. थैंक यू.